गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। इतने खुश क्यों हो रहे हो? पहले तो ये बताओ, इतने खुश क्यों हो रहे हो? बच्चा कह रहे हैं सर आज हमारी पहली क्लास है, खुश ना हो तो बताओ क्या हुए। ओ माय गॉड। चलो इधर सुना ध्यान से। तो फाइनली सर आज वो टाइम आ चुका है। आज हमारा सीए इंटर का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने कहा था कि वैसे हमारा बैच 16 तारीख से स्टार्ट होगा, बट 3 डेमो क्लास मेरी तरफ से पूरी फैमिली के लिए मैं डालने जा रहा हूँ सर। और ये आपके लिए तो हैं, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं उनके लिए तो हैं, जितने आपके दोस्त होंगे ना उनको भी आपने जरूर दिखानी है। सर चाहे वो मुझसे कोचिंग नहीं ले रहे, बच्चा कह रहा है आपसे कोचिंग ले ही नहीं रहे क्योंकि अभी आपका सी इंटर का नया बैच स्टार्ट होगा, वो कह रहे नहीं हम तो कहीं और से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी कोचिंग कहीं से भी ले, बट ये 3 क्लास देखना इसलिए जरूरी है, कम से कम बेस तो क्लियर हो। सर सिंपल सी बात है, मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि चाहे कोचिंग मुझसे लो या मत लो, कम से कम बेस तो हमारा क्लियर हो कि जो हमारा टेक्स्ट है उसमें कौन कौन से पेपर हमें पढ़ने हैं, हर चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आज तक हमने टेक्स्ट के बारे में सुना है वो सारी बातें इन 3 क्लास में हम समझेंगे। वैसे मेरी 5 क्लास जो होंगी बेसिक क्लास होंगी। चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास नंबर 6 से करेंगे। और मैं ये बता दूं, पहले हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, फिर हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा रिविजन्स भी होंगी, टेस्ट पेपर होंगे, वो सारी की सारी बातें मैं नॉर्मली आपको क्लास में बता दिया करूंगा। अच्छा एक बात और सुन लो, ये बैच जो हमारा 16 तारीख से स्टार्ट होगा ना, जो क्लास नंबर 1 आज है, वो नवंबर 21 के लिए होगा। मतलब या तो नवंबर 21 वाला बच्चा लेगा या वो May 22 वाला बच्चा लेगा, जिनके एग्जाम May 21 में है। मैं दोबारा बोल दूं, सिलेबस सर कंप्लीट नहीं होगा आपका। हाँ, अगर सिर्फ जीएसटी करना है, क्योंकि पहले हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, अगर सिर्फ जीएसटी करना है फिर तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट जीएसटी एंड इनकम टैक्स जो है वो May 21 के लिए नहीं कंप्लीट होगा। तो पहले ही बोल रहा हूँ, नवंबर 21 वाले बच्चे इसको जरूर देखें। May 21 वाले बच्चे भी देख सकते हैं अगर जीएसटी लेना चाहते हैं। ठीक है। बच्चा कह रहा है ठीक है सर। बच्चा कह रहा है सर, तो बैच हमारा जो 16 से स्टार्ट होगा, तो क्या ये 3 क्लास जो होंगी क्या वो उसके ऊपर आएंगी? नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी सर, क्लासेस आपकी सारी आएंगी। ये 3 क्लास मैं यूट्यूब पे क्यों डाल रहा हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम जो भी क्लासेस में करेंगे वो किस तरह से करेंगे। क्योंकि ना कई बार बच्चे को डर होता है कि यार कोई सीएस वाली क्लास तो नहीं मिक्स हो जाएगी, क्योंकि सर सीएस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, उस चीज की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो सर। सीएस वाले मेरे बच्चे जानते हैं, अगर मैंने कमिटमेंट कर दी ये बैच एक्सक्लूसिव सीए इंटर के बच्चों का होगा तो सीए इंटर के बच्चों का होगा। और बिल्कुल नया बैच होगा, लेटेस्ट बैच होगा, सिंगल क्लास भी आपको पुरानी नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान देना। और फुली अपडेटेड बैच होगा नवंबर 21 के लिए। मतलब इस बैच को देखने के बाद सिंगल अमेंडमेंट भी आपको नवंबर 21 की नहीं देखनी, क्योंकि सारी अमेंडमेंट जो होंगी वो हम क्लास में ही कवर कर लेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स की हो चाहे वो जीएसटी की हो। स्टार्ट करें। अच्छा एक बात आपने और करनी है, आज आपने नोट्स लेके साथ में बैठने हैं, मतलब कोई नोटबुक लेके बैठ जाना, हाथ में पेन हो। कैलकुलेटर की आज रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हम बेसिक बातें समझेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा पेपर टेक्स्ट का है उसमें कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है। ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। अच्छा एक बात मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है ना, वैसे मेरा मन है कि जो मैं सीएस के बैच में करता हूँ वो आपके बैच में भी करूँ। बच्चा कह रहा है वहां पे क्या करते हो आप? जब भी मेरी क्लास स्टार्ट होती है, मे बी अगर आपके सीएस वाला बच्चा कोई दोस्त है उनको पता होगा, जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होती है ना, हम क्लास से पहले प्रार्थना करते हैं। 25 से 30 सेकंड लगेंगे, बट पूरी क्लास हमारी इतनी बढ़िया जाती है ना, आपको भी लगेगा सर वाकई ही क्लास का आउटपुट हमारा डबल हो गया। तो आप मेरे साथ प्रार्थना करोगे? सिर्फ 25 से 30 सेकंड हर क्लास से पहले करेंगे, क्लास हमारी बहुत बढ़िया जाएगी। पक्का पक्का करें प्रार्थना। चलो जी 25 से 30 सेकंड प्रार्थना करते हैं, फिर हम अपनी क्लास पूरी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सभी बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं फटाफट से हाथ जोड़ लेंगे एक बार। 1 2 3 और स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो
चलो जी, तो प्रार्थना हमारी खत्म हो चुकी है। आओ जी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इधर सुना ध्यान से। अब जो पहले 15 से 20 मिनट होंगे, एक बिल्कुल जनरल डिस्कशन होगी। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने अभी तक टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कहीं से भी आपने नहीं देखा। मैं जीरो मान के चल रहा हूँ। सारी बातें जो होंगी हम यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने पहले कभी टेक्स्ट पढ़ा भी है तो भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 आप ये मान के चलना कि आपने पहले नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर सर बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे ना, तो हम बहुत ऊंचे मुकाम तक जाएंगे। और अगर आप ये मान के चलोगे कि आपने पहले पढ़ा है, फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है नी? इधर सुना ध्यान से। अब सबसे पहली बात, जो आपका सिलेबस है टेक्स्ट का, एक बार थोड़ी उसके बारे में बता देता हूँ। आपको ये तो पता है ना कि आपका सीए इंटर में पेपर नंबर 4 जो है वो टेक्स्ट का है। ग्रुप नंबर 1 के अंदर पेपर नंबर 4 जो है वो आपका टेक्स्ट का है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो आपके टेक्स्ट का पेपर है 100 मार्क्स का है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो क्वेश्चन बनेंगे प्रैक्टिकल, एंड सेकंड जो बनेंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड बनेंगे। अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या है सर? याद करो, अपने अकाउंट्स में ना, फाउंडेशन में मेरे ख्याल से आपका पेपर सब्जेक्टिव था। आपने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए होंगे शायद, या 11वीं 12वीं के अंदर किए होंगे। तो उस पैटर्न के जो क्वेश्चन है ना, वो आपके टैक्सेशन के अंदर भी आएंगे। अब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होंगे, वो सोल्व कैसे करने होंगे, वो सारी की सारी बातें हम क्लास में देख लेंगे। बट मेन ध्यान देना कि आपके टेक्स्ट में एमसीक्यूज भी बनेंगे और प्रैक्टिकल भी बनेंगे। और मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को पता होगा कि पेपर एमसीक्यूज और प्रैक्टिकल जो होगा वो 70:30 का रेशियो होगा। मतलब 70% पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एमसीक्यूज होंगे। तो ये मान के चलो कि 70 नंबर हमारे प्रैक्टिकल हैं और 30 नंबर जो है वो हमारे एमसीक्यूज हैं। बस ये बात ध्यान देना। अच्छा, इधर सुना ध्यान से। प्रॉब्लम क्या आती है? अब प्रॉब्लम ये आती है, बच्चा ये बात कहता है सर जैसे टैक्स में ना हमने सुना है कि एक तो इनकम टैक्स है और एक जीएसटी है और एक कस्टम भी है। तो हमारे सिलेबस में क्या तीनों टैक्स कवर है? मैंने कहा नहीं। आपके सीए इंटर के सिलेबस में एक तो इनकम टैक्स कवर है और एक जीएसटी कवर है। कस्टम जो है वो आपके सिलेबस में कवर नहीं है। पहली बात तो ये। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनकम टैक्स में 15 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, तो 15 के 15 हमें इस तरह से पढ़ने हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा तो कैसे करेंगे, और अगर इन 15 में से एमसीक्यूज बनेंगे तो कैसे करेंगे। बच्चा कह रहा है मतलब सर क्या इंस्टीट्यूट ने हमें ये नहीं बताया कि किसमें से प्रैक्टिकल बनेगा, किसमें से एमसीक्यूज बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बताया। हमारा इंस्टीट्यूट बस ये बात कहता है कि 30 क्वेश्चन जो बनेंगे एमसीक्यूज बनेंगे, वो कहां से बनेंगे वो मुझे भी नहीं पता। मतलब जितने चैप्टर हमने आपको दिए हैं, उस हर चैप्टर को प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह पढ़ के चलोगे, और अगर वहीं से एमसीक्यूज बनेगा तो कैसे सोल्व करेंगे, वो सारी बातें हमें देखनी है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि जो भी हम क्लास में कॉन्सेप्ट करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के दो तरीके होंगे। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा तो सोल्व कैसे होगा, और अगर उस लाइन में से एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेगा तो सोल्व कैसे होगा। दोनों तरह से हमें पढ़ के चलना है। ये बात क्लियर है? तो मुझे फटाफट से बोल दो, रही पेपर हमारा सारा प्रैक्टिकल है, पेपर हमारा सारा एमसीक्यूज है। ये दोनों तरह से आएगा, दोनों तरह से आएगा। प्रैक्टिकल भी आएगा और एमसीक्यूज बेस भी होगा। दोनों पैटर्न से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, आप ध्यान सुनना। अब जो आपका पेपर टैक्स का है ना, उसमें दो तरह के टैक्स कवर होते हैं। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को पता होगा, बट मैं ये मान रहा हूं कि आपको नहीं पता कि टैक्सेशन दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स कवर है, और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, हमारे सिलेबस में जीएसटी कवर है। अब आप सब जानते हो, अगर 100 नंबर का टैक्स है तो 60 नंबर का इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में आएगा, और 40 नंबर का जो होगा वो जीएसटी हमारे सिलेबस में आएगा। मतलब इनकम टैक्स हमारे एग्जाम में ज्यादा नंबर का है इन कंपैरिजन टू जीएसटी। और तभी मैंने आपको बताया भी था अनाउंसमेंट के अंदर कि 70+ लेक्चर जो होंगे वो हमारे इनकम टैक्स के लगेंगे, और 40 लेक्चर जो होंगे अप्रोक्सीमेट वो हमारे जीएसटी के लगेंगे। तो अप्रोक्सीमेट 110 लेक्चर का हमारा सिलेबस होगा। बट इतनी मुझे गारंटी है सर, जिस दिन 110 लेक्चर कंप्लीट होंगे ना, उस दिन आप ब्लड टेस्ट करवा लेना। आप कहीं पे भी जाके ब्लड टेस्ट करवा लेना। अगर अंदर से टैक्स नहीं निकला, फिर आप मुझे बोल देना कि सर पढ़ने का मजा नहीं आया। सर पहली 3 क्लास के बाद ही आपको ये पता लग जाएगा कि टैक्सेशन है क्या। मतलब जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना, आपको ये लगेगा दूसरी क्लास कब आएगी। क्योंकि सर एक ऐसी दुनिया है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने सुनी है, देखने की बात तो अब आएगी। आपने शायद कभी एक वर्ड सुना होगा कि लोग टैक्स की प्लानिंग करते हैं। आपने शायद कभी एक वर्ड सुना होगा, लोग टैक्स की अवॉइडेंस करते हैं। आपने शायद कभी एक वर्ड सुना होगा, लोग टैक्स की इवेजन करते हैं। अब ये प्लानिंग कैसे होती है, अवॉइडेंस कैसे होती है, इवेजन कैसे होती है, और इन तीनों में क्या फर्क है, ये सारी बातें हमें इनकम टैक्स के अंदर पढ़नी है। एक बच्चा ये बात कहता है सर मेरे पापा ये बात कह रहे हैं कि मेरी इनकम ना बहुत ज्यादा है, उस इनकम को कम कैसे करें ताकि टैक्स हमारा कम आए। उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग किस तरह से करेंगे, वो सारी बातें इनकम टैक्स में आएंगी। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ। अब होता क्या है, जैसे मान लो लो बनाने वाले ने लो बनाया,
हम इनकम टैक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम जीएसटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब लॉ बनाने वाले ने जब लॉ बनाया ना, उस लॉ में कोई कमी रह जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग का मतलब हम सीए क्या करते हैं, उस कमी को ढूंढ के कंसल्ट करते हैं कि अगर आप ये काम करोगे टैक्स कम हो जाएगा, उसको हम अवॉइडेंस बोलते हैं। तो सर टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन किस तरह से की जाती है, किस तरह से हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं, वो सारी बातें इनकम टैक्स में आएंगी। तो पहली बात तो ये समझ लो सर, अगर आप ये सोच के आए हो कि हमें एग्जाम क्लियर करने हैं तो हो ही जाएंगे, बट अगर आप ये सोच के आए हो कि सिर्फ एग्जाम ही क्लियर करने हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेनी, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं देखना, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि सर मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि हम क्लास एग्जाम के लिए तो तैयार हों, बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई मेरे पापा हैं, रिलेटिव हैं, अगर वो बोले कि बेटे मेरी इनकम कैसे कम करनी है या मैं कौन सा तरीका यूज करूं कि मेरी इनकम कम हो जाए, तो कंसल्टेंसी जो होगी वो भी थोड़ी बहुत हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है जी। तो ये बात समझ के बैठना सर, टैक्स हमें ऐसे नहीं पढ़ना, एग्जाम तो क्लियर करने हैं, साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ क्वेश्चन का आंसर हम दे पाए, इस तरह से हमें पढ़ना है। क्योंकि हमारा कोर एरिया सर टैक्स है। आप सब जानते हो जिस दिन हम सीए बनेंगे हमारा मेन लाइन टैक्सेशन की है, और अगर टैक्सेशन के बारे में अगर अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो सीए फाइनल में भी दिक्कत आएगी और सीए बनने के बाद भी दिक्कत आएगी। बात समझ में आ रही है जी। तो आपके सिलेबस में दो टैक्स हैं, फटाफट से बोल दो कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स कवर होगा, इनकम टैक्स, और दूसरे कौन सा कवर होगा, जीएसटी। एक बच्चा ये बात कहता सर एक हमारा कस्टम भी तो होता है। यस, अब कस्टम जो होता है ना वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब सीए फाइनल के अंदर जाओगे वहां कस्टम पढ़ने को मिलेगा, अभी कस्टम नहीं पढ़ना। आपने शायद सुना होगा आज लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी ड्यूटी जाती है वो कस्टम ड्यूटी होती है। तो कस्टम ड्यूटी की एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में जीएसटी है और हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स किसे कहते हैं, इवन टैक्स किसे कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सारी बातें आगे जाके आएंगी। जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी किस पर लगेगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये सारी बातें भी आपकी आगे जाके आएंगी। अभी सिर्फ ये समझो कि हमारे सिलेबस में दो टैक्स हमें पढ़ने हैं, एक तो इनकम टैक्स पढ़ना है और दूसरा में क्या पढ़ना है, जीएसटी। 60 नंबर का हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स आएगा और 40 नंबर का हमारे सिलेबस में क्या आएगा, जीएसटी आएगा। ये बात क्लियर है जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखना, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है अमेंडमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा पूरी लोगों सब लोगों से क्वेश्चन है कि जो इस बार 1 फेब को बजट आया, आप सब जानते हो आज हमारी 10 तारीख है, आज हमारी 10 फरवरी है, और 1 फरवरी को ना 1 फेब को श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इस बार का बजट पेश किया था। और अगर किसी बच्चे ने मेरे यूट्यूब के ऊपर देखा है तो इनकम टैक्स में काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं इस बजट के अंदर। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है कि 1 फरवरी के बजट में जो भी इनकम टैक्स में चेंज आए हैं, क्या वो नवंबर के एग्जाम में आएंगे, नहीं आएंगे? आंसर इज नो। कई बच्चे कह रहे हैं यार क्यों नहीं आएंगे भाई, अगर 1 फरवरी को बजट आया है तो ये तो एक्ट हमारा मार्च के एंड तक बन जाएगा, और हमारा इंस्टीट्यूट ये बात कहता है कि 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स आती हैं, तो 30 अप्रैल तक तो एक्ट बन जाता है। अब प्लीज ध्यान सुनना, 30 अप्रैल तक एक्ट बनेगा, एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। 30 अप्रैल तक की जो नोटिफिकेशंस होती है ना वो आपके सिलेबस में आती है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि जिनके एग्जाम मई में है या जिनके एग्जाम नवंबर में है, दोनों के एग्जाम में फाइनेंस एक्ट सेम आएगा। मतलब अगर आपके मई 21 में एग्जाम है या नवंबर 21 में एग्जाम है, दोनों के एग्जाम में फाइनेंस एक्ट सेम आएगा, बट नोटिफिकेशन जो होंगी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ जाएंगी। और हमारा इंस्टीट्यूट ये बात कहता है कि जब भी आपके एग्जाम होंगे उसे 6 महीने पहले की जो नोटिफिकेशन होंगी वहां तक आपको पढ़ के चलनी है। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, आप सबके एग्जाम नवंबर में है, मेजर बच्चों के एग्जाम नवंबर में है, तो नवंबर से अगर मैं 6 महीने पहले काउंट करूंगा तो क्या बनेंगे, 30 अप्रैल। मतलब 30 अप्रैल तक की जो नोटिफिकेशन होंगी वो हमारे सिलेबस में कवर होंगी और वो हमारे एग्जाम में आएंगी। और सर अगर हमारा 16 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा, आप सब जानते हो हमारा बैच खत्म होगा अप्रोक्सीमेट मई एंड में या जून के फर्स्ट वीक में। तो सर अगर 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट आनी है तो ऑटोमेटिकली हम क्लास में ही कवर कर लेंगे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो ये बैच बच्चा लेगा उसको सिंगल अमेंडमेंट भी अलग से नहीं करनी, सारी अमेंडमेंट जो होंगी वो क्लास में ही कवर हो जाएंगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर फिर इस बजट में जो अमेंडमेंट्स आई हैं अगर वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगी, फिर कब एप्लीकेबल होंगी, मई 22 में। इट मीन अगर किसी का टारगेट मई 22 का है फिर ये वाला बजट आएगा, नहीं तो ये वाला बजट नहीं आएगा। सर फिर हमारे एग्जाम में कौन सा आएगा, बजट 2020। मतलब फाइनेंस एक्ट 2020, उस इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस हुए थे ना वो सारे चेंज हमारे एग्जाम में आएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है,
अब जो May 21 वाले बच्चे हैं वो बड़े टेंशन में हैं। वो टेंशन में इसलिए हैं कि जो उन्होंने एग्जाम दिसंबर में दिए थे उस टाइम पढ़ा फाइनेंस एक्ट 19, और अब पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 20, और 19 से 20 में बहुत मेजर चेंज आए हैं। सारे टैक्स के रेट चेंज हो गए, ठीक है, पीजीपी के अंदर चेंज है, मतलब कई चैप्टर में इतने मेजर चेंज हैं, तभी वो बच्चा डर रहा है कि हम करें तो करें कैसे। तो सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहा हूं कि जो आपके एग्जाम है, जो हमारा बैच होगा, फुली अपडेटेड होगा। बट ध्यान देना, अगर May 22 में एग्जाम होगा फिर फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ना पड़ेगा। बट अगर नवंबर 21 में एग्जाम है, सॉरी नवंबर 20, May 22 में एग्जाम है, अगर नवंबर 21 में एग्जाम है तो फिर तो फाइनेंस एक्ट 20 है, और हम क्लास में भी क्या करके चलेंगे, फाइनेंस एक्ट 20 ही करके चलेंगे। अच्छा, इसमें मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स होंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे। उसमें जब ये आता है ना कि टैक्स में ये चेंज आ गया, बच्चे का तब दिमाग खराब होता है। और मार्केट के अंदर पता नहीं 2-3 बच्चे ऐसे घूम रहे हैं जिनका काम सिर्फ एक है कि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करना। उनका सिर्फ एक ही काम है, वो ये बात बोलते हैं कि भाई तूने ये अमेंडमेंट कर ली, तूने ये अमेंडमेंट नहीं की, तू तो गया। भाई ये अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जबकि वो अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में नहीं आनी, फिर भी कंफ्यूजन आ गई क्या वो हमारे एग्जाम में आनी या नहीं आनी। अभी थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूँ सर, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आपने तो कहा था हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2020 आना है, और मेरे को किसी टीचर ने बोला है कि एग्जाम से पहले तक जो चेंजेस होते हैं वो चेंज हमारे एग्जाम में आएंगे। अब सोच के बोलना सर, अगर एग्जाम आपके नवंबर में है तो अगर नवंबर 1 को एग्जाम है, क्या 31 अक्टूबर तक के चेंज आएंगे? क्या पेपर पहले नहीं बनेंगे क्या? तो मुझे समझ नहीं आता कि बच्चा उन बातों के अंदर आ कैसे जाता है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरी फैमिली का कोई बच्चा जिनके एग्जाम में नवंबर 21 में है और जो बच्चा ये बैच ले रहा है, कहीं से भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, इस बैच में जो अमेंडमेंट करेंगे, जो काम करेंगे, वो नवंबर 21 के लिए है। सिंगल अमेंडमेंट भी इसके अलावा आपको नहीं देखनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना। हाँ, जो आरटीपी होगी, जो एमटीपी होगी, ऑटोमेटिकली मैं सोल्व करवा दूंगा, उसकी टेंशन आपकी नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई थी। तो ये बैच फुली अपडेटेड होगा फाइनेंस एक्ट 2020 से, और नोटिफिकेशन भी जो होंगी वो क्लास में ही कवर हो जाएंगी। उसके बाद जी, ये 3 बातें करने के बाद एक चौथी बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आपको टैक्स में अच्छे नंबर लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा। बच्चा ये बात कहता है सर इस बार के रिजल्ट में ना, अगर आपने इस बार का रिजल्ट देखा हो, जो इंटर वालों का रिजल्ट है, बच्चा कह रहा है इस बार के रिजल्ट में ना सारे पेपर में अच्छे नंबर आए हैं, बट टैक्सेशन में ज्यादा अच्छे नंबर आए नहीं। तो अगर हमें टैक्स में अच्छे नंबर लेने तो हम क्या करें। अब सुना ध्यान से, अब जो भी बच्चा टैक्स में अच्छे नंबर लेना चाहता है, अच्छे नंबर मतलब समझ गए ना, 40-50 नहीं, 80 और 90 प्लस, क्योंकि अगर इसमें 80-90 प्लस होंगे तब जाके ग्रुप निकलेगा और तब जाके आपका रैंक आएगा। तो अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, 3 बातें हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात है दैट इज रीजंस ऑफ लो फ्रेमिंग। इसका मतलब क्या है सर, एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात मुझे सोच के बताना, सभी बच्चों ने सीए फाउंडेशन क्लियर की होगी, और सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप सब यहां पे आ चुके हो, अब सीए इंटर के अंदर आ चुके हो। फाउंडेशन में आपने क्या किया होगा, फाउंडेशन में क्या किया होगा, जो भी आपने लो पढ़ा होगा ना, उस लो को समझा होगा, लो याद हो गया होगा, बात खत्म, फाउंडेशन क्लियर हो चुकी है। बट अब टैक्स में ऐसा नहीं चलेगा, इवन टैक्स का सीए इंटर में ऐसा नहीं चलेगा, और मेरे टैक्स में तो खास तौर पे नहीं चलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर हम टैक्स में कोई भी प्रोविजन करेंगे तो उस प्रोविजन का रीजन क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चा कह रहे हैं मतलब सर, मतलब ये, एक बात में सोच के बोलना, अब हम टैक्स में जो भी चैप्टर करेंगे, सोच के बोलना, लो बनाने वाले ने क्या उन लाइनों को वैसे ही लिखा होगा? मतलब क्या लो बनाने वाला ऐसा लो बनाता होगा कि चल यार आज ना संडे है और वाइफ भी घर पे नहीं है, लो ही बना लेते हैं, क्या करें, क्या ऐसा करता होगा क्या? ऐसा तो नहीं होता होगा। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होगी, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लो बनता होगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, उस सॉल्यूशन के बेस पे कैसे लो बनेगा, वो सारी बातें हमें समझनी होंगी। इसको हम बोलते हैं लॉजिक्स। तो कहना क्या चाह रहा हूं सर, कहना ये चाह रहा हूं, जब भी आप कोई प्रोविजन पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन रेज जरूर होना चाहिए, सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये लाइन लो में क्यों लिखी है। अगर ये क्वेश्चन माइंड में आएगा ना, बिलीव मी, आपको टैक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, पहली बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। दूसरी बात क्या है, सबसे मेन बात जो होती है, दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है सर, एक बात मैंने सोच के बताना, मान लो एक प्रोविजन मैंने आपको समझाया, उसके लॉजिक्स मैंने क्लियर कर दिए, अब बच्चा कहता है सर
समझ तो सारा आ जाता है, याद नहीं होता। मतलब एग्जाम में लिखने के लिए बैठते हैं, याद ही नहीं आता। और हमने सुना है टेक्स्ट तो काफी वाइड है, इतने सारे प्रोविजंस हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं, कैसे याद होंगे? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर कोई बच्चा मुझे पर्सनली जानता है, क्योंकि सीए वाले बच्चे मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे जानते हो, इतना नहीं जानते, बट सीएस वाले ऑलमोस्ट सारे बच्चे मुझे जानते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो उन बच्चों से पूछना, सर हम एक क्लास में कितनी रिवीजन करते हैं? मतलब मैं इतनी रिवीजन करवा दूंगा क्लास में, इतनी रिवीजन करा दूंगा कि आप ये कहोगे सर हम भूलना चाहते हैं, भूल नहीं रहा। तो रिटेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। तो जब भी हम प्रोविजन करेंगे, पहले उस प्रोविजन का लॉजिक समझेंगे, वो क्यों आया, उसके बाद रिपीटेशन कर करके रिवीजन करेंगे। क्योंकि सर एग्जाम में अगर हमें माइंड में ही कुछ नहीं होगा तो हम लिख के क्या आएंगे? तो तीन बातें आपके अंदर हों। पहली बात क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। दूसरी बात क्या है? रिटेंशन। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रेजेंटेशन स्किल। अब सोच के बोलना, आपको आता सब कुछ है, माइंड में सब कुछ है, बट लिखना नहीं आता, तो नंबर क्या मिलेंगे? अब कई बच्चों को प्रेजेंट ही नहीं करना आता कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, अगर केस स्टडी है तो कैसे अटेम्प्ट करनी है, अगर पैराग्राफ, अगर मान लो क्वेश्चन केस स्टडी बेस में पैराग्राफ फॉर्म में लिखे, पॉइंट्स में लिखे, उनको यही नहीं पता, तो अगर प्रेजेंटेशन ही क्लियर नहीं है तो नंबर किस तरह से आएंगे? तो सर ये तीन बातें आपके अंदर होनी चाहिए, और ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। क्लास में रीजन जो होंगे वो भी हम क्लियर करेंगे, रिटेंशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और पेपर कैसे प्रेजेंट करना होगा, क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। बात समझ में आ रही है जी? तो मुझे फटाफट से अभी तक ये बोल दो, अभी तक हमने क्या समझा? बच्चा कह रहा है कुछ भी नहीं समझा अभी तक। तो अभी तक तो आपने ये बताया कि पेपर हमारा टेक्स्ट का है, जो हमें ही पता था, पेपर हमारा 4 है, हमें ही पता था, 100 नंबर का है, पता था। बट इधर सुनो ध्यान से, नालायक को पता तो था, बट कम से कम फिर भी जो कई बच्चों को पता ही नहीं, उनको तो पता होना चाहिए। तो 100 नंबर में एमसीक्यूज भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे। दो टैक्स कौन कौन से होंगे? इनकम टैक्स और जीएसटी। इनकम टैक्स हमारे एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? 60 नंबर का। जीएसटी हमारे एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? 40 नंबर का आएगा। कस्टम हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, कस्टम सीए फाइनल के अंदर कवर है। उसके बाद मैंने कहा जी अमेंडमेंट्स। अब जिनके भी एग्जाम नवंबर 21 में हैं, मैं दोबारा से बोलूंगा, फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा, 2021 एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो भी नोटिफिकेशन 30 अप्रैल तक आएंगी वो सारी हमारे एग्जाम में आएंगी, और वो हम क्लास में ही कवर करेंगे। मतलब इस क्लास के अलावा सिंगल अमेंडमेंट भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात क्लियर हो गई जी? उसके बाद फिर आपको मैंने बोला कि अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, तीन चीजें आपके अंदर हों। पहली बात कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दूसरी बात रिटेंशन, और तीसरी बात मैंने क्या बोली है? प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, अब एक लास्ट बात डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने सिलेबस के ऊपर आएंगे। अब बच्चा ये बात कहता है, सर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे? अच्छा ये देखो, ये सामने नालायक बच्चा बैठा है, एक बात मुझे बताओ, ये इधर देखो ध्यान से, नालायक बच्चा झपकी ले रहा है क्लास में। एक बात मतलब, क्लास स्टार्ट हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, क्या लग रहा है कि आपको प्रवचन चला रहा हूं मैं? मतलब बच्चे को लग रहा है विवेक बाबा नहीं, विवेक गाबा, गाबा को बाबा, कई बच्चे बोलते हैं विवेक बाबा जी आए हैं, प्रवचन चल रहे हैं, सब मोह माया है सर, इस नश्वर संसार से क्या लेके जाएंगे, 2 घंटे का सत्संग है, सत्संग ही सुनने के लिए आए हैं। ये ऐसे काम मत करना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये पेपर ऐसा है, थोड़ा सा भी अगर स्किप हो गया तो काम हो गया हमारा। ठीक है ना? तो पहले सिर्फ मुझे बेस क्लियर करना है। अगर मैं चाहूं तो चैप्टर नंबर 1 पे आ जाऊं, आपको ये पता भी नहीं लगेगा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कब हुआ, खत्म कब हुआ। तो जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, पढ़ने का वो मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा समझ में आ रहा है, बट एक्चुअल में समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो सर मेरी बातों को समझो और ये सीधे होके बैठो नालायकों। अगर आप ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो गेम खेलने का मजा नहीं आएगा, और मैं आपको ऐसे बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हो सर। पूरी क्लास में तंग करके रखूंगा, बार बार आपसे बुलवाऊंगा, बार बार पार्टिसिपेट कराऊंगा। आप हैरान हो जाओगे कि सर ये ऑनलाइन क्लास है या फेस टू फेस क्लास है, अभी आपको पता नहीं है मेरा। धीरे धीरे पता लगेगा ना, अभी तो आज हमारी दोस्ती है, 1-2 दिन के अंदर दोस्ती होगी, फिर आपको पता लगेगा वाकई ही विवेक सर जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। ठीक है ना? इधर सुना ध्यान से। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे? अब जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो 3 तरह के बनेंगे। या तो बनेंगे प्रोविजन बेस या थ्योरी बेस, जो हमें पॉइंट्स में लिखने होंगे या छोटे छोटे पैराग्राफ फॉर्म में लिखने होंगे। या क्वेश्चन बनेंगे प्रैक्टिकल, जो हमें सोल्व करने होंगे कैलकुलेटर से। और या हमारे क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यूज, और वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बनेंगे। तो हमारे पेपर का जो पैटर्न होगा ना, वो प्रैक्टिकल भी होगा, प्रोविजन बेस भी होगा, और हर तरह से क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि 100% प्रैक्टिकल, ये भी नहीं बोल सकते कि 100% थ्योरी, मिक्स पेपर बनेगा। बट हाँ, मेजर क्वेश्चन जो होंगे प्रैक्टिकल होंगे, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे प्रोविजन बेस होंगे।
ठीक है, तो तैयार हमें हर तरह से रहना है कि अगर ये चैप्टर है इसमें प्रैक्टिकल कौन कौन से बनेंगे, और अगर प्रोविजन बेस बना तो किस तरह से बनेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो फिर मैं फाइनली अपनी क्लास स्टार्ट करूं। अब बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। लो जी, इसी के साथ मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं जी, और मैं आपको दिखा रहा हूं आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो आपके सामने है। इधर सुना, आप ध्यान से, कहना क्या चाहता हूं। अब पहली 3 क्लास के अंदर हमें करना क्या है पहले वो समझ लो। आपको मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि आज की क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। और इवन आज की क्लास क्या, पहले 5 लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करेंगे। 5 लेक्चर में क्या करेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में हमें क्या सीखने को मिलेगा, और इट मीन एक तरह से पूरे टैक्स की जर्नी कर लेंगे। अब चाहे वो इनकम टैक्स है चाहे वो जीएसटी है, सब समझने के बाद फिर 1 बाय 1 जो होगा हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब बच्चा ये बात कहता है, सर जो फिर हमारा बैच आप स्टार्ट करोगे वो किससे करोगे? बैच आपका स्टार्ट होगा जीएसटी से। मतलब जो हमारा छठा लेक्चर होगा ना, 6 लेक्चर जो होगा वो जीएसटी की पहली क्लास होगी। तो पहली 5 क्लास जो हैं वो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में सेम होती हैं क्योंकि वो बेसिक है। मेन जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्लास नंबर 6 से करेंगे। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मैंने यहाँ पे खुला हुआ है, वो कह रही पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। अब 100 में से मैंने क्या बोला, 60 नंबर का इनकम टैक्स आएगा और 40 नंबर का जीएसटी आएगा। अब हम ये देखने जा रहे हैं, एक बच्चा ये बात कहता है, सर मैंने ना कई बार पापा के मुंह से सुना है कि मेरे पापा ना दुकानदार हैं, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, तो कई बार ना पापा फोन पे बात कर रहे होते हैं कि यार मेरी ना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दियो, या मेरा टैक्स कितना आ रहा है टैक्स पे कर दियो। तो सर मुझे ना समझ नहीं आता कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न की जो बात करते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, क्लास में जितने बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्या आपने कभी नाम सुना है इनकम टैक्स रिटर्न? किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना है, सिर्फ सुना है इनकम टैक्स रिटर्न? ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सुना है। अच्छा, किस किस बच्चे ने ये नाम सुना है कि लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? बच्चा कह रहा है ये क्या मतलब हुआ, बहुत सारे लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, कभी नाम तो सुना है ना आपने? मैं ये नहीं कह रहा पता है, सिर्फ नाम सुना है। तो इट मीन ऑलमोस्ट क्लास ने ये भी सुना है कि लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, और ये भी सुना है कि लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बच्चे के दिमाग में ना कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चा ये बात कहता कि सर हमने ना सोच रखा था जब विवेक सर की पहली क्लास होगी ना, उस क्लास में हम सारे क्वेश्चन विवेक सर से पूछ लेंगे। मैं को बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं उन सबका आंसर मैं दूंगा, टेंशन मत लो। बच्चा कहता है सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो ये हमारे एग्जाम में इनकम टैक्स आप बोल रहे हो 60 नंबर का है, तो क्या ये इनकम टैक्स इंडिया में रहने वाले हर पर्सन पे लगता है? क्योंकि सर इंडिविजुअल भी होते हैं, कंपनी भी हैं, फर्म भी हैं, एओपी भी है, एचयूएफ भी हैं, बीओआई भी हैं, काफी सारे पर्सन हैं। तो क्या हर पर्सन पे ये इनकम टैक्स लगता है? और सर मान लो आपने हमें बता दिया भाई इनकम टैक्स किस पे लगता है, तो क्या उसकी स्टार्टिंग से इनकम पे लगता है या कुछ इनकम एग्जम्प्ट भी होती है? और अगर मान लो उसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मान लो अगर एग्जम्पशन लिमिट है और अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो फिर किस रेट से उसको टैक्स देना पड़ेगा? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे। मैं कहा टेंशन मत लो, उन सब का आंसर जो है इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। एक बच्चा कहता है यार तेरे दिमाग में तो एक क्वेश्चन आ रहे थे, मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा था, पापा ने कहा था विवेक सर की पहली क्लास होगी ना, विवेक सर से उसी दिन ये पूछ लियो कि जो भी नए वाले टैक्स रेट आए थे, जो भी टैक्स रेट कम किए थे, तो क्या वो रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, और अगर हमारे ऊपर एप्लीकेबल है तो उस पर टैक्स कैसे निकलता है, किस तरह से निकलता है। टेंशन मत लो, चैप्टर नंबर 1 आपको बताएगा। इट मीन कहना क्या चाह रहा हूं सर, इनकम टैक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 1, जब भी हम इनकम टैक्स डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो होगा दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा पहले वो सुन लो। चैप्टर स्टार्ट नहीं करा रहा, दोबारा बोल रहा हूं, पूरे इनकम टैक्स की जर्नी करवाने जा रहा हूं, सैर करवाने जा रहा हूं। इट मींस मेरे सामने इनकम टैक्स के, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो यहां पे कितने टॉपिक दिए हुए हैं? 10 टॉपिक दिए हुए हैं। मेरे सामने इनकम टैक्स के इंस्टीट्यूट ने 10 गेट दिए हैं। अब इस 10 गेट में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हमें? सीए इंटर में अगर इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो कौन सी बातें सीखने को मिलेंगी, वो सारी की सारी बातें आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आज की जो हमारी क्लास है
वो इनकम टैक्स की जर्नी है। कल की जो हमारी क्लास होगी वो जीएसटी की जर्नी होगी। फिर उससे अगले दिन जो क्लास होगी ना, फिर कहीं जाके आपको बताऊंगा कि जो ये हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्ट बनता कैसे है। आपने कभी नाम सुना होगा फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल, बजट स्पीच, मेमोरेंडम, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो सारी बातें जो होंगी कहीं जाके हम क्लास नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो भी तो आज हमें बस ये देखना है कि इनकम टैक्स में जितने भी टॉपिक हमारे इंस्टीट्यूट ने कवर किए हैं उसमें कौन कौन सी बातें पढ़ने को मिलेंगी और क्या सीखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो मेरी फैमिली के जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं अलर्ट होके बैठ जाएं, क्योंकि जब आज की क्लास खत्म होगी ना, इसमें से कई क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपने मुझे आंसर देने हैं। पक्का पक्का आंसर दोगे? चलो जी, इधर सुना ध्यान से। सबसे पहला चैप्टर जो है इनकम टैक्स का जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो हमारा कौन सा है? फटाफट से बोलो कौन सा है? बेसिक कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा पहले वो समझो। इस चैप्टर में ये पढ़ने को मिलेगा कि जो फाइनेंस बिल होता है और फाइनेंस एक्ट होता है इन दोनों में क्या फर्क होता है, और एक मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल होता है वो क्या चीज होती है, एक नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, उसमें क्या फर्क होता है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो होती हैं ये क्या होती हैं। ये सारी की सारी बातें आपके चैप्टर नंबर 1 में आती हैं। फिर दूसरा क्या पढ़ने को मिलेगा कि अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, उनको कितनी इनकम पे किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा, वो सारी बातें चैप्टर 1 में आती है। जैसे एक बच्चे ने मुझे क्या बोला था कि सर इनकम टैक्स क्या हर पर्सन पे लगेगा? तो आपको जाके बताऊंगा चैप्टर 1 में किन पर लगेगा, किन पर नहीं लगेगा, और जिन पर भी लगेगा कितनी इनकम के बाद लगेगा। सर मान लो मैं आपके सामने हूं, मेरी इनकम 2 लाख रुपए है, तो क्या मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा? मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, क्या मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा? मेरी इनकम 10 करोड़ रुपए है, तो क्या मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो आंसर इज यस। और किस रेट से देना पड़ेगा वो सारी बातें चैप्टर 1 में। एक बच्चा कहता है सर मैंने ना आपकी ना 1-2 बार रिवीजन क्लास भी देखी है, आपने कई बार एक वर्ड यूज किया है कि इनकम टैक्स में कोई सरचार्ज और कोई सेस भी लगता है। तो ये सरचार्ज और सेस क्या होता है वो सारी बातें चैप्टर नंबर 1 में आएंगी, कि किस पर्सन पे सरचार्ज लगेगा, किस पर्सन पे सेस लगेगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि एक पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, चैप्टर 1 के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे तो पहले हमें जीएसटी स्टार्ट करना है, बट जिस दिन हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे उसका चैप्टर नंबर 1 जब हमारा खत्म होगा ना, तो आप किसी का भी टैक्स निकाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेट्रो में जाओगे क्योंकि तब तक तो मेट्रो खुल जाएगी, अभी तो मेट्रो, वैसे मेट्रो तो खुल गई है बट अभी इतनी भीड़ नहीं है ना मेट्रो में। तो जब हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट होगा ना उस टाइम भगवान करे तब तक सब कुछ सही हो जाए। तो आपने एक काम करना है, जब भी आपने सड़कों पे जाना है, किसी से भी मुलाकात करोगे ना, सबसे पूछ लेना अंकल आपकी टोटल इनकम कितनी है, मैं आपका टैक्स निकालूंगा। क्यों? आपको टैक्स निकालना आ चुका होगा। तो जो भी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि मेरा टैक्स इतना आ रहा है, मेरा टैक्स इतना आ रहा है, टेंशन मत लिया करो, सारी बातें हमें सीखनी है, चैप्टर नंबर 1 में सीखनी है। जो भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, सरचार्ज, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, सेस, टेंशन मत लो, चैप्टर नंबर 1 में सीखनी है। एक बच्चा कहता है हमने पापा के मुंह से रिबेट भी सुना है, ये एक वर्ड होता है रिबेट। तो टेंशन मत लो, सारी बातें चैप्टर नंबर 1 में है। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपके पापा आज के बाद, आज की क्लास के बाद ही अगर पूछ लें कि बेटे क्या सीखा, तो बोल देना कि पापा सीखा नहीं है बट सीखने को मिलेगा टैक्स की कैलकुलेशन। कि पापा टेंशन मत लो, जिस दिन मेरी इनकम टैक्स की पहली क्लास हो जाएगी ना उस दिन आप किसी का भी टैक्स निकाल देना, मैं आपको बता दूंगा टैक्स कैसे आया। और इवन आप छोड़ो, मैं निकाल के बताऊंगा कि अगर वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, उसका टैक्स रेट क्या है और किस तरह से टैक्स आएगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो यार पापा को बोल देना कि पापा आप जो बोलते थे ना कि टैक्स 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 टैक्स, तो टेंशन मत लो, हमें भी निकालना आएगा इनकम टैक्स के चैप्टर 1 के बाद। ये बात क्लियर है? अच्छा और सुना ध्यान से, अब ये सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं, फिर मैं चैप्टर नंबर 2 के पास आऊंगा। आप में से किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना हुआ है कैलेंडर ईयर? झूठ मत बोलना जी, हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना है कैलेंडर ईयर? काफी बच्चों ने सुना है। अच्छा आप में से कोई बताएगा कैलेंडर ईयर स्टार्ट कहां से होता है? कहां से? 1 जनवरी से, और खत्म कहां पे होता है? 31 दिसंबर। एक तो अगर ये आप मोबाइल नीचे रख दोगे तो फायदा इसमें आपका ही होगा,
इधर क्लास चल रही है, उधर व्हाट्सएप चल रहा है, बच्चा कह रहा है बेकार की बातें चल रही हैं, जब चैप्टर 1 स्टार्ट होगा सर तब समझा ही देंगे, अभी मैं क्यों समझू। ऐसे ऐसे बच्चे ही होते हैं जिनके नंबर नहीं आते, क्योंकि ये बच्चे पता क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 स्टार्ट करवा दो। चैप्टर 1 कब स्टार्ट होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, उनको ये नहीं पता, बेस चाहे क्लियर हो या ना हो, बस चैप्टर 1 स्टार्ट करवा दो। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, मेरा तो फायदा है, मेरे 5 लेक्चर कम हो जाएंगे। मेरा फायदा है सर, मेरे 5 लेक्चर कम हो जाएंगे, चैप्टर 1 पे अगर मैं डायरेक्टली आ गया, ये 5 चैप्टर मेरे खत्म हो जाएंगे। बट मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि जिस बच्चे ने सिर्फ टेक्स्ट अभी तक सुना है, कभी देखा ही नहीं है, उसको मैं बिना बेस के आगे कैसे बढ़ जाऊं। और जब बेस समझा रहा हूं तो बच्चा मोबाइल चला रहा है। नाले को दिल दुखता है ऐसे, ये आपके लिए ही मैं कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जब आप, मेरा दिल पता क्या कहता है, जो आप टैक्स की कोचिंग लेने के बाद बाहर जाओ ना, तो सीए फाइनल के बच्चे से भी compete कर दो, टैक्स की नॉलेज आपकी ऐसे होनी चाहिए। सीए इंटर छोड़ो, फाइनल के बच्चे से कंपटीशन कर दो कि भैया टैक्स का आइडिया मुझे भी है। पर आप कहते हो नहीं जी हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो ये बता दो कि पेपर में नंबर कितने आएंगे, कैसे आएंगे, बात खत्म, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इधर देखो ध्यान से नालायक, मोबाइल नीचे रखो, इधर सुना ध्यान से। बच्चा कहता है सर कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से लेके ना 31 दिसंबर तक होता है। अच्छा, आप में से किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर सुना आपने? स्टार्ट कहां से होता है बोलना जी, 1 अप्रैल से, और खत्म कहां पे होता है, 31 मार्च। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इनकम टैक्स में पहली बात तो कभी भी कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता, इनकम टैक्स में हमेशा जो ईयर फॉलो होगा ना, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। बट इस फाइनेंशियल ईयर की भी दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। बच्चा कहता है यार ये तो आज तक हमने कभी सुना नहीं, सुना भी नहीं होगा, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, बट आपके दिमाग में एक डाउट जरूर डाल दूंगा कि इनकम टैक्स में दो तरह के साल होते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, कई बच्चे गलत समझ के बैठे होंगे, कई बच्चे कह रहे इसमें है क्या, प्रीवियस का मतलब पिछला साल नहीं। इनकम टैक्स में प्रीवियस का मतलब ना तो पिछला होता है और ना ही ईयर का मतलब साल होता है, ये भी बता दूं मैं आपको। अब इनकम टैक्स में प्रीवियस का मतलब क्या है और ईयर का मतलब क्या है, ये सारी बातें चैप्टर 1 में आएंगी। बट मैंने आज क्यों बताई, कि अगर कोई आपको बोले कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, कम से कम जाके पता तो लगे कि हाँ इनकम टैक्स में ऐसा कुछ होता है। तो ये सारी बातें चैप्टर नंबर 1 में पढ़नी है। तो चैप्टर नंबर 1 का अब मुझे करक्स बोलो जी, करक्स बोलो मुझे फटाफट से। जब हम इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, उसमें करक्स क्या है, क्या सीखने को मिलेगा? सर सीखने को यह मिलेगा, क्या जिस भी पर्सन की, कोई भी पर्सन हो, अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है तो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, चैप्टर 1 आपको बताएगा। किस साल की इनकम चेक होगी, कैसे इनकम निकाली जाएगी, कौन से रेट लगेंगे, क्या सेस होगा, क्या सरचार्ज होगा, क्या रिबेट होगी, ये सारी बातें चैप्टर 1 हमें बता देगा। तो आज हमें यह संतुष्टि तो हो गई। पहली संतुष्टि क्या हुई कि सीए इंटर में कम से कम हम टैक्स निकालना तो सीख ही लेंगे, और सबका, इंडिविजुअल का नहीं, सबका, इंडिविजुअल का भी, एचयूएफ का भी, कंपनी का भी, फर्म का भी, सबका टैक्स निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, चैप्टर 1 आ गया। उसके बाद अब आओ चैप्टर नंबर 2। सर चैप्टर नंबर 2 जो इनकम टैक्स का है वो हमें क्या सिखाएगा, सुनना ध्यान से, क्या सिखाएगा। एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताना, ये जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये देखो, एक ये राजू बच्चा सामने बैठा है, राजू क्या हाल है? बच्चा कह रहा है राजू कौन है, राजू, राजू आप हो, मैं आपको राजू बोलूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, बुरा तो नहीं मानोगे। चलो, अब ये राजा बच्चा मेरे सामने बैठा है, बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर आपने ये बताया भाई चैप्टर नंबर 1 हमें बता देगा कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं, हमें ये समझ में आ गया, बट चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग पढ़ के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या कहेगा। मैं आपको बताता हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं, जितने बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं, सोच के बोलना, हम सब इंडिया के रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट? जो आपका दिमाग कह रहा है ना, जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, वही आंसर देना। हम सब इंडिया के रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं? बच्चा कह रहा है इसमें क्या पूछना है, हम सब इंडिया के रेजिडेंट हैं, चलो। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे यह बता दे हम इंडिया के रेजिडेंट क्यों हैं? क्यों हैं? हाँ आप बताओ। क्योंकि हमारा बर्थ इंडिया में हुआ है, वेरी गुड। चलो, और बताओ जी।
हाँ आप बताओ, साथ में जो बैठे, हाँ आप ही मेरी तरफ देख रहे हो, आपसे ही बात कर रहा हूँ, यस। आप बताओ जी। हम इंडिया में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट है, क्यों? क्योंकि, हाँ वेरी गुड मम्मा, बच्चा कह रहा है क्योंकि हमारे मम्मी पापा जो हैं वो इंडिया के पैदा हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, क्या आंसर दिया गया है। चलो इसको छोड़ो, इतना बता दो, हम इंडियन सिटीजन हैं या फॉरेन सिटीजन है? हम इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेन सिटीजन है? इंडियन सिटीजन। क्यों? हाँ वही वही एग्जाम, वही आंसर आएगा, मुझे पता है, हमारा बर्थ इंडिया में हुआ है। अच्छा, हम इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या फॉरेन ओरिजिन के हैं? सर इंडियन ओरिजिन के हैं, ये भी बोल दो क्यों। हाँ मुझे पता था ये सेम आंसर आएगा, हमारा बर्थ इंडिया में हुआ है। अगर मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँ ना, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँ, तो एक बार अगर इंसान इंडिया में पैदा हो गया, उसने इंडिया खरीद लिया। ये आप ही कह रहे हो सर, क्योंकि अगर मैं इंडिया के अंदर पैदा हो गया, मैं रेजिडेंट बन गया, मैं इंडियन सिटीजन बन गया, मैं इंडियन ओरिजिन बन गया, इनकम टैक्स कहते हैं जी, हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। सर इनकम टैक्स का जब चैप्टर 2 में कराऊंगा ना, उसमें आपको बताऊंगा कि पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, कब? अगर वो इस चैप्टर में दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा। तो पहली बात तो ये समझ लो कि रेजिडेंट बनना या रेजिडेंट ना बनना बर्थ पे डिपेंड नहीं करता। सर रेजिडेंट होना या ना होना ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक बच्चा कहता है सर, तो फिर जो हमारे वो अपना जीजू हैं, तो जीजू क्या है? जीजू कौन से हैं? जीजू कहां से आ गए? वो प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड, क्या नाम है उनका? निक जोनस। ओह माय गॉड, जीजू हैं आपके वो? अच्छा। बच्चा कह रहा है वो जीजू कहते हैं ना उनको। इधर देखो ध्यान से। चलो आप मुझे आंसर दे ही दो। अब जो निक जोनस हैं, क्या वो निक जोनस वैसे आर है या एनआर है? वैसे वो एनआर है। वैसे वो एनआर है, बट इतनी जानकारी के लिए बता दूं कि निक जोनस भी इंडिया में रेजिडेंट बन सकते हैं अगर वो इस चैप्टर में दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। सर डोनाल्ड डक देख लो ना, सॉरी डोनाल्ड डक कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप देख लो ना। डोनाल्ड ट्रंप भी रेजिडेंट बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। मैंने क्या बोला? इंडिया में रहने वाला नहीं, पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी पर्सन रेजिडेंट मान लिया जाएगा, कब? अगर वो इस चैप्टर में दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेगा। तो कभी आज की क्लास के बाद किसी को ये मत बोल देना कि हमारा बर्थ इंडिया में है इसलिए रेजिडेंट है। आप ये बोलना कि इनकम टैक्स में एक चैप्टर है, वो चैप्टर हमें बताएगा कब रेजिडेंट बनेंगे और कब नॉन रेजिडेंट बनेंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और भी बता दूं कि इंडिया का सिटीजन होना या इंडिया का सिटीजन ना होना, इंडियन ओरिजन होना, इंडियन ओरिजन ना होना, ये भी कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है वो इंडियन सिटीजन ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मदर टेरेसा। आपने शायद कभी नाम सुना हो मदर टेरेसा। सर मदर टेरेसा कहां की सिटीजन थी? इटली की, बट वो रेजिडेंट इंडिया की थी। तो यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिटीजन बाहर के हैं, रेजिडेंट इंडिया के हैं। उसको छोड़ो ना, अपनी पप्पू फैमिली देख लो। पप्पू फैमिली कौन? वो राहुल गांधी। अभी पीछे मुद्दा नहीं आया था, इटली के सिटीजन है बट रेजिडेंट कहाँ के हैं? इंडिया के। तो सर ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो आज की क्लास के बाद ना, अभी हमने समझा कुछ नहीं है, बट ये समझ के जरूर जाना कि रेजिडेंट होना या ना होना बर्थ पे डिपेंड नहीं करता। मैं रेजिडेंट हूं या नहीं हूं, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कुछ कंडीशंस पर। वो कंडीशन जो होंगी वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने को मिलेंगी। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का, चलो जी। क्या हुआ? एक बच्चा बड़े गुस्से के अंदर बैठा है, क्या हुआ? बच्चा कह रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब आप कह रहे हो कि एक पर्सन रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, चलो मान लिया ये निकालने का तरीका कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, बट मुझे ये तो बताओ कि ये जानना ही क्यों है कि कौन रेजिडेंट है, कौन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है। क्वेश्चन बनता है, पहली क्लास है ना, क्वेश्चन बनता है, ऑब्वियस सी बात है, पहले कभी जब पढ़ा ही नहीं तो क्वेश्चन तो बनता है, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर ये जानना ही क्यों है कि मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट हूं। मैं आपसे पूछता हूं, जो आप मुझे बोलोगे ना वही आंसर मैं यहां पे लिख दूंगा, और वही लॉ में लिखा हुआ है। एक बात मैंने सोच के बोलना, आपके सामने मैं यहां पे खड़ा हूं मिस्टर विवेक, ठीक है, और मान लो उन्हीं की बात करते हैं जीजू की, मान लो निक जोनस। मान लो मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं और ये इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, ठीक है नहीं। मैंने दो इनकम कमाई हैं, एक इनकम कमाई मैंने इंडिया में, एक इनकम कमाई मैंने आउटसाइड इंडिया में।
निक जोनस ने भी दो इनकम कमाई है, एक इनकम कमाई इंडिया में, एक इनकम कमाई आउटसाइड इंडिया में। अब गवर्नमेंट मुझे ये बात कहती है, विवेक इधर आ जा, इधर आ। कह रहे तू इंडिया में क्या है, मैं कहा साहब रेजिडेंट हूं। कहते अब हमारी बात सुन ले कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, रेजिडेंट कैसे बनेगा हमने नहीं सीखा, बट अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन जाएगा उसकी सारी ग्लोबल इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल होगी। हैं सर एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन जाएगा उसकी सारी ग्लोबल इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब सोच के बोलना, ये इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल और ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल, इन दोनों इनकम पर इंडिया में ही टैक्स लगेगा। बट अगर कोई एनआर होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, अगर वो इंडिया में इनकम कमाएगा तब तो टैक्सेबल होगी, बाहर वाली इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि बाहर का रहने वाला अगर बाहर ही पैसा कमाएगा तो इंडिया में टैक्स वो क्यों पे करेगा। तो सर अब सोच के बोलना, अगर मैं ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बिना मैं कैसे निकाल पाऊंगा उसकी टोटल इनकम क्या है। अच्छा, एक बच्चे के पापा भी साथ में बैठे हैं। बच्चा कह रहा है पापा समझ आ रहा है कुछ आपको? मैंने कहा था एक बार क्लास अटेंड कर लेना, शायद कुछ आपको भी समझ में आ जाए। देखा सर क्या कह रहे हैं? वो ये बात कह रहे हैं अगर किसी की भी टोटल इनकम निकालनी होगी बिना रेजिडेंशियल स्टेटस के नहीं निकलेगी, सबसे पहले स्टेटस निकालना पड़ेगा, उसके बाद टोटल इनकम आएगी। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया, यस मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बट ये सारी बातें हम सीखेंगे अंकल, टेंशन मत लो, आपका बच्चा सीख के जाएगा कुछ ना कुछ, वो सारी बातें हम इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे। ठीक है नहीं, तो चैप्टर नंबर 1 में क्या होगा देख लिया, चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ने को मिलेगा वो भी हमने देख लिया। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3 के पास। चैप्टर नंबर 3 हमें क्या सिखाएगा? चैप्टर नंबर 3 है दैट इज इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ इनकम ऐसी होंगी जो तुम्हारी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी। सर इनकम टैक्स में कुछ इनकम ना एग्जम्प्ट होती हैं, इनकम टैक्स में कुछ इनकम एग्जम्प्ट होती हैं। एक बात मैंने सोच के बोलना, अगर आप में से कोई बच्चा दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में रहता है, या कोई बच्चा दिल्ली के बाहर भी रहता है, आपको पता है दिल्ली के 3 बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। पता है प्रोटेस्ट चल रहा है, किसका चल रहा है? किसका प्रोटेस्ट चल रहा है? बोलो ना नालायकों, किसका प्रोटेस्ट चल रहा है? फार्मर्स का, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है ना, किस लिए? चलो जी ये नहीं पता सर, पता भी क्यों होगा, और बहुत सारे काम है हमारे पास, टाइम तो है नहीं। किसी को नहीं पता किस लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं? जो 3 फार्मर फार्म बिल आए हैं उनको वापस करने की मांग की जा रही है फार्मर्स के द्वारा, ये तो आपको पता है। और मे भी अगर आपको पता हो कि ये फार्मर्स जो हैं जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं ये सारी इनकम इनकी एग्जम्प्ट होती है। इट मीन आपको मैं आगे रख के दिखाऊंगा कि एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। और इवन एक इनकम नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, और बहुत सारी इनकम है जो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। अब ऐसे कौन कौन सी इनकम है, उस इनकम की लिस्ट क्या है, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 3 में आती हैं। और मुझे नहीं पता किसी को पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, शायद आपने लॉ के अंदर पढ़ा होगा, लॉ के टीचर ने ये बात बोली होगी कि बेटा सेक्शन 2 जो होता है ना इनकम टैक्स में, सॉरी सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट में या इनकम टैक्स में डेफिनेशन का होता है। ये तो पता है ना आपको, सेक्शन 2 नहीं पता? चलो मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन का होता है, और एक सेक्शन 10 है इनकम टैक्स में, सेक्शन 10 जो है ये है एग्जम्पशन का। मतलब जब भी हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, या मुझसे पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है, बट जहां पर भी सेक्शन 10 देखने को मिल जाएगा समझ लेना एग्जम्पशन की बात करेगा। सर सेक्शन 10 की ना लंबी चौड़ी लिस्ट है, सेक्शन 10 की, ये सेक्शन 10 की लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब इस सेक्शन 10 में जो जो इनकम लिखी होंगी समझ जाना वो सारी इनकम एग्जम्प्ट है, रीजन बिंग क्योंकि सेक्शन 10 है ही एग्जम्पशन का। तो आपको कभी भी अगर देखना हो कि इनकम टैक्स में कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है तो सेक्शन 10 के पास चले जाना, पता लग जाएगा कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है। तो वो सारी बातें हम कब करेंगे? चैप्टर नंबर 3 में। तो ये 3 चैप्टर मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों में क्या पढ़ने को मिलेगा। तुमने फटाफट से बोल दो, और पापा को भी बताओ, जो साथ में देख रहे हैं क्लास, हो सकता है कई बार पापा मम्मी भी देख रहे होते हैं, उन्हें भी इंटरेस्ट आता है टैक्स में क्योंकि नई दुनिया है बिल्कुल। तो फटाफट से बताओ क्या सीखने को मिलेगा? सर पहली बात तो हमें टैक्स निकालना आ जाएगा, हमें इसकी बहुत खुशी है। और दूसरी बात, हमें ये आज ही पता लगा कि हमारे बर्थ पर हमारा स्टेटस डिपेंड नहीं करता।
इंडियन सिटीजन कब होंगे वो भी आप बताओगे, ओरिजिन कब बनेंगे वो भी आप बताओगे, रेजिडेंट कब बनेंगे वो भी बताओगे, और इसके बिना हम टोटल इनकम निकाल ही नहीं सकते। फिर कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होंगी इनकम टैक्स में, वो सेक्शन 10 में लिखा होगा, वो चैप्टर 3 जब स्टार्ट करेंगे उसमें आप हमें बता दोगे। तो सर अभी तक 3 बातें हमें सीखने को मिलेंगी, ये 3 चैप्टर आपने हमें बता दिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? आओ जी और देखते हैं। अब है ये हमारा चैप्टर नंबर 4, इसको थोड़ा ध्यान सुनना। इनकम टैक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है, जिसमें 60% से ज्यादा पेपर बनेगा, चैप्टर नंबर 4 हमारा है। मतलब सारे टॉपिक्स एक तरफ, चैप्टर 4 एक तरफ। और इस चैप्टर 4 में ध्यान रखना, इस चैप्टर 4 में एक चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर 4 में 5 चैप्टर है। इस चैप्टर 4 में एक चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर 4 में 5 चैप्टर हैं, और ये पांचों चैप्टर ही ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप में से किसके पापा सीए हैं, उनसे एक बार पूछ लेना, मेरे कहने पर पूछ लो, जरूर पूछना मेरे कहने पर ही, कि पापा ये पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बस ये नाम बोल दो, पता नहीं आपको। आप ये डरो मत कि मुझे तो पता ही नहीं, पापा कहीं गुस्से ना हो जाए, पता तुझे है नहीं नालायक। तो उनको बोल देना कि अभी पता ही नहीं है। अगर जैसे उन्हें बोलोगे ना सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है। बच्चा कह रहा है वो तो समझ जाएंगे, हमें तो समझाओ ये है क्या। अब मैं उस पर आ रहा हूं। जब मैं चैप्टर 4 के ऊपर आऊंगा, उस चैप्टर 4 में हम 5 चैप्टर करेंगे। और ये 5 चैप्टर है क्या वो समझो ध्यान से, वो समझो। किस किस बच्चे ने सीए फाउंडेशन क्लियर की हुई है? बच्चा कह रहा है क्वेश्चन कैसा है ये, मतलब किस किस बच्चे सीए फाउंडेशन, ऑब्वियस बात है सबकी क्लियर होगी ना। अच्छा आपने अकाउंट्स पढ़ा है? वहां पे अकाउंट्स पढ़ा होगा ना, फाउंडेशन के अंदर अकाउंट्स सबने पढ़ा है। याद आ रहा है अकाउंट्स में आप वो 3 तरह के रूल करते थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल करते थे। कोई बच्चा मुझे जो सामने बैठे हैं, कोई बच्चा उनमें से ये बता दे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता था? बता दो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था। नॉमिनल याद करो, डेबिट, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इट मींस एक बच्चे ने मुझे कहा सर जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता था, एक मिनट रुको, हाँ सर नॉमिनल अकाउंट का ना रूल ये बात बोलता था कि जितने भी खर्चे हैं वो सारे डेबिट कर दो पीएनएल अकाउंट में, और जितनी भी इनकम है ना वो सारी क्रेडिट कर दो। ये आपने सीखा होगा अकाउंट्स में, ये बात टैक्सेशन की नहीं है। इट मींस अकाउंट्स वाले कहते हैं विवेक कि हमारे अकाउंट्स का एक रूल है कि सारे खर्चे डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट। इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे इनकम टैक्स में ये नहीं चलता। तो मैं आज क्लास नंबर वन में ही आपको यह समझा दूं कि इनकम टैक्स और अकाउंट्स में 36 का आंकड़ा है। कोई बच्चा मेरी क्लास में आके ये नहीं बोलेगा कि आपने ये क्यों करवाया, अकाउंट्स में हमने ये किया है। सर अकाउंट्स में किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया होगा, एज पर कंपनीज एक्ट किया होगा। अकाउंट्स के जो टीचर्स होंगे वो फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट को। इनकम टैक्स में हमेशा फॉलो होगा इनकम टैक्स एक्ट। सर अकाउंट्स वाले सिंपल सा कहते हैं, अकाउंट्स वाले कहते हैं सारे खर्चे डेबिट सारी इनकम क्रेडिट, और इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई ये चल क्या रहा है, हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है भाई सारे खर्चे डेबिट सारी इनकम क्रेडिट। सॉरी सर हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। तो बच्चा कहता सर अगर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है तो फिर इनकम टैक्स में है क्या? अब सुना ध्यान से, इनकम टैक्स में है क्या। जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा। सर आप सब जानते हो इनकम टैक्स, जब मैं बोल रहा हूं इनकम टैक्स तो नाम से पता लग रहा है कि इनकम पर लगेगा। अब ये कौन सी इनकम होगी, कैसी इनकम होगी, मैटर वो नहीं है, ये तो क्लियर है कि इनकम पे लगेगा, कि ऐसा टैक्स जो इनकम के ऊपर लगे। अब मन में क्वेश्चन आया कि इनकम टैक्स जो हमारे सिलेबस में है वो इनकम पर लगेगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये इनकम हम कहां से कमा सकते हैं? ये इनकम जो है हम कहां से कमा सकते हैं? क्या इस इनकम के आने के सोर्स लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे? बच्चा कह रहा है मतलब सर, मतलब कहना यह चाह रहा हूं कि मेरे हाथ में लेट्स टेक एन एग्जांपल 500 रुपए हैं।
अब ये 500 रुपए कहां से आएंगे, इसके सोर्स लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे? आंसर इज अनलिमिटेड होंगे। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा था लिमिटेड होंगे, मुझे पता था कि आप गलत बोलोगे, बट सर इनकम के आने के सोर्स अनलिमिटेड होते हैं, ये बात मैं आपको इनकम टैक्स में बताऊंगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल अभी दे देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल अभी दे देता हूं आपको। मेरे फेस टू फेस बैच की बात बात है। जब मेरे फेस टू फेस बैच चल रहे थे, तो फेस टू फेस बैच ऑब्वियस सी बात है, मतलब रूम के अंदर होते हैं, तो क्लास मेरी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती थी। तो एक बच्चा था वो 8:15 8:30 आता था। अब होता क्या है, क्लास के अंदर बेबी, नोनू, शोनू, मोनू, ये कई बच्चे काम कर देते हैं, बना लेते हैं कि मेरे बेबी की सीट है, मेरे बाबू की सीट है, मेरे नोनू की सीट है, मेरी शोना की सीट है। ये कई बातें होती हैं। कई नालायक बच्चे तो यही करने के लिए आते हैं कि बाबू, नोनू, शोनू बनाने के लिए आते हैं। वो सीए नहीं पढ़ने के लिए आते हैं, वो बाबू, नोनू, शोनू ये बनाने के लिए आते हैं। तो हुआ क्या, एक बच्चा साथ बैठा था, एक बच्चा यहाँ बैठा था और साथ में एक सीट खाली पड़ी थी, उस बच्चे ने उसकी सीट रिजर्व की हुई थी। तो मैंने बोला भाई सीट भाई खाली पड़ी है, वो बच्चा पीछे है, उसको बैठने नहीं, नहीं, सर मेरा बेबी आएगी, मेरा नोनू, मेरा सोनू आएगा, वो नाराज हो जाएगी। फेस्टिवल पहले ही चल रहे हैं, और फेस्टिवल चल रहे हैं ना फरवरी में, 7 से लेके 15 तक फेस्टिवल होते हैं। रक्षाबंधन भी आने वाला है, 14 तारीख को रक्षाबंधन भी आने वाला है। हाँ, फेस्टिवल चल रहे हैं। अब फेस्टिवल का सीजन था, तो बच्चे ने बोला नहीं नहीं, नोनू, मोनू, सोनू है, नाराज हो जाएगी, ऐसे वो बोलेगी ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चे ने कहा नहीं जी, मैं ये सीट किसी को नहीं दूंगा। चलो जी, 15 मिनट के बाद बच्चा आके बैठ गया। उस बच्चे के आपने कई बार देखा होगा, बैग जो होता है, बैग के साइड वाली सीट में ना जहां हम बोतल रखते हैं, उसने 500 रुपए का नोट रखा हुआ था और साथ में बोतल थी। उस बच्चे ने बोतल निकाली तो 500 का नोट भी नीचे गिर गया, उसकी नजर नहीं पड़ी, मेरी नजर पड़ गई। बच्चा कह रहा अच्छा लाला चाह लपलप, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ही 500 का नोट गिरा, मैंने कहा यार लाला चाह लपलप, काश 500 रुपए का नोट ये मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए। मैंने कहा बस पूरी क्लास चली जाए, ये बच्चा 500 का नोट ना देखे, 500 का नोट मुझे मिल जाएगा। भगवान ने मेरी सुन ली उस दिन। पूरी क्लास खत्म हो गई, सारे बच्चे जाने लगे। अब हुआ क्या, 500 का नोट नीचे था, मैं भगवान से बस यही दुआ कर रहा था कि वो नोट उसको ना मिल जाए, और भगवान ने मेरी दुआ कबूल की, बच्चा भी चला गया, 500 का नोट वहीं पड़ा था। मैंने क्या किया, 500 का नोट उठाया और वो नोट जेब में डाल दिया। सोच समझ के बोलना, ये 500 रुपए का नोट जो मेरी जेब में आया, क्या मेरी इनकम है या नहीं है? आंसर नहीं आ रहा सर, क्या मेरी इनकम है या नहीं? आंसर इज यस या नो? यस, मेरी इनकम है। तो सर इनकम टैक्स का लॉ ये बात कहता है कि इनकम टैक्स में इनकम आएगी कहां से वो नहीं पता, बट जो तेरे हाथ में 500 रुपए आए, इस इनकम को जब हम टैक्सेबल करेंगे ना, तो टैक्सेबल जो करेंगे वो 5 हेड के अंदर करेंगे। सर 5 हेड का मतलब क्या है आपको बताऊंगा आगे जाकर। इनकम टैक्स में जब हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, इनकम टैक्स में आपके 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। एक बार दोबारा से बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। एक बार फिर बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इनकम टैक्स में ये 5 हेड होते हैं। बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया, इन 5 हेड का हम क्या करते हैं? अब मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। इन 5 हेड का ये करते हैं, इनकम टैक्स का लॉ ये बात कहता है विवेक, ये तेरा एक बॉक्स है, ये तेरा एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में जहां जहां से तुझे इनकम आ रही है ना, जहां से भी इनकम आ रही है, वो सारी इनकम तो इकट्ठा करता रहे, क्योंकि इनकम के आने के सोर्स तो अनलिमिटेड है, इनकम तो कहीं से भी आ सकती है। अब जहां से भी इनकम आ रही है, वो इनकम तो इकट्ठा करता रहे। फिर जब ये तेरी इनकम इकट्ठी हो जाएगी, फिर इस इनकम को तू 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेगा। या तो वो इनकम सैलरी में, या वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी, या वो इनकम पीजीबीपी, या वो इनकम कैपिटल गेन, और या वो इनकम अदर सोर्स। अब बच्चा ये बात कहता है सर, अब अगर इन 5 हेड में अगर मुझे इनकम लेके जानी है तो वो कैसे लेके जाएंगे? वो सारी बातें इनकम टैक्स में करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, बेसिक पॉइंट समझ लो। आज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करता है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, वो सारी बातें सैलरी के चैप्टर में आएंगी। इट मीन अगर आपके फादर एम्प्लॉय हैं, आपका भाई एम्प्लॉय है, आपकी बहन एम्प्लॉय है, तो कभी ध्यान देना जब वो रिटर्न फाइल करते होंगे, इनकम टैक्सेबल करते होंगे सैलरी में, जबकि अकाउंट्स में सैलरी हेड कुछ होता ही नहीं है। सर अकाउंट्स में हाउस प्रॉपर्टी होता ही नहीं, कभी आपने नाम सुने थे? सोच समझ के बोलना, अकाउंट्स में, फाउंडेशन में कभी आपने कभी नाम सुने हो? कभी सुने ही नहीं होंगे। रीजन में अकाउंट्स में कुछ है ही नहीं।
ये सारी कहानी इनकम टैक्स में है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया इनकम टैक्स में ना हम ऐसा नहीं कर सकते, सारी इनकम को ही जब भी डाल लो कि सारी इनकम क्रेडिट कर लो। भाई साहब कैसे क्रेडिट कर लें सारी इनकम? इसमें कुछ इनकम एम्प्लॉयर ने दी है, कुछ इनकम रेंटल इनकम है, कुछ इनकम बिजनेस की इनकम है, कुछ इनकम प्रोफेशन की इनकम है, कुछ प्रॉपर्टी को बेच के आई है, कुछ इनकम इंटरेस्ट की है, कुछ इनकम डिविडेंड की है, कुछ इनकम लॉटरी की है। ऐसी सारी इनकम क्रेडिट कर लें। हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, सॉरी। हमारे इनकम टैक्स में इस इनकम के 5 हेड होंगे। या तो इनकम सैलरी में जाएगी, या इनकम हाउस प्रॉपर्टी, या इनकम पीजीबीपी, या इनकम कैपिटल गेन, या इनकम अदर सोर्स। वो इनकम टैक्स में देखेंगे कि किस किस हेड में कौन सी इनकम जाती है। अभी इतना समझो कि इनकम टैक्स में अकाउंट्स की तरह नहीं होता। पूरी फैमिली, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं अलर्ट होकर आंसर देते हैं, पूरी की पूरी फैमिली फटाफट से बोल दे इनकम टैक्स में कितने हेड होते हैं। फटाफट से बोलो रे, कितने हेड होते हैं? 5। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। दोबारा बोलो कितने हेड होते हैं? 5। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। दोबारा बोलो कितने हेड होते हैं? 5। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। एम्प्लॉय की इनकम, जो पैसा एम्प्लॉय को मिलता है सैलरी में जाता है। अगर किसी घर से कोई घर मैंने किराए पर दी है, उसकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन है। सर एक बात मुझे सोच के बोलना, अब अगर कोई बच्चा मुझसे कोचिंग लेगा तो क्या वो मुझे फीस पे करेगा? नहीं पे करेगा, बिल्कुल पे करेगा। हाँ, ये 3 क्लास तो फ्री की हैं, इसकी में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मुझे फीस पे करोगे तो वो फीस जो होगी वो मेरी सैलरी की इनकम नहीं है, क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉयर नहीं हो। वो रेंटल इनकम नहीं है, वो इनकम जो है मेरे प्रोफेशन की इनकम है, उस बेस पे टैक्सेबल होगी। सर मैंने किसी कंपनी में शेयर लिए, उसका डिविडेंड आ रहा है, अदर सोर्स की इनकम है। मैंने बैंक में एफडी करवाई है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, अदर सोर्स की इनकम है। मैं सट्टा खेलता हूं, लॉटरी की इनकम है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है, सब अदर सोर्स की इनकम है। और अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उसको बेच के प्रॉफिट आया, दैट इज कैपिटल गेन। तो मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो जो हमारे इनकम टैक्स में ये 5 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने को मिलेंगे, देखो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन एग्जाम एंड प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। तो ये सारी दुनिया हमें देखनी है इनकम टैक्स में, ये सारी दुनिया हमें देखनी है। तो जो आज आज तक आपने कभी भी किसी के मुंह से सुना, जो भी बात सुनी ना, वो सारी बात अब सच होने जा रही है जब हम टैक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सर आज ही स्टार्ट करा दो ना, हमें एक्साइटमेंट हो रही है। आज नहीं, पहले 3 लेक्चर तो कुछ नहीं, पहले 3 लेक्चर तो बस एक सैर करवानी है कि जो हमारा टैक्स है वो क्या है, ताकि आपका माइंड थोड़ा खुले, माइंड थोड़ा खुले कि अच्छा ये बात भी होती है, ये पढ़ने को मिलेगा। यस, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है जी? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, अब ये चैप्टर 4 खत्म होने के बाद ना, अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 5। ये आपके सामने एक बार चैप्टर नंबर 5 की हेडिंग बोलना क्या लिखी है? इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन असेसी टोटल इनकम। इसका मतलब क्या है? आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपके सामने मैं यहां पर खड़ा हूं जी, मिस्टर विवेक आपके सामने खड़े हैं, मिस्टर विवेक आपके सामने खड़े हैं। आप सब जानते हो मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं हूं, तो मुझे सैलरी तो मिलती नहीं होगी। बट मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं। सीएस वाले बच्चों का, मेरे जो सीएस की फैमिली के बच्चे हैं उनके मेरे काफी सारे बैचेस चलते हैं। सीए वाले बच्चों के अब बैच मेरा स्टार्ट हो जाएगा 16 तारीख को। तो आपसे भी कोचिंग, अब सोच के बोलना, ये जो कोचिंग से मुझे इनकम आ रही है, ये इनकम मेरी किसकी है? ये मेरे बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम। मान लो कोचिंग से मुझे टोटल इनकम आई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 लाख की इनकम आई। बच्चा कह रहा है झूठ बोल रहे हो, 10 लाख की इनकम से ज्यादा आती होगी। सर नहीं आती, 2-3 लाख रुपए से ऊपर मेरी साल की इनकम नहीं है। ये सब मोह माया है सर, मैं इन झंझटों के अंदर पड़ता ही नहीं हूँ। सब नश्वर दुनिया है सर, खा लिया जाए दे, खा लिया जाना है। बच्चा कह रहा है अच्छा ऐसा करो फिर फीस लो ही ना आप। अच्छा हाँ, बोल देता हूँ, छोटी छोटी बेबी है, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर जाते हैं, गुरुद्वारे डेली खाना खा के आते हैं। इधर सुनो ध्यान से नालायक, इधर सुना ध्यान से। मान लो 10 लाख रुपए की इनकम मेरी प्रोफेशन की है, मैंने घर किराए पर दिया है, वहां से पूरे साल का रेंट आता है, मान लेते हैं 3 लाख रुपए। फिर बैंक में एफडी है, किसी कंपनी के शेयर परचेज की हैं, डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम आती है, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए। टोटल इनकम मेरी 15 लाख रुपए की आती है।
अब जब मेरी सारी इनकम 15 लाख की बनी, सारी इनकम 15 लाख की बनी, तो मुझे किसी ने बताया भाई तेरी 15 लाख रुपए की इनकम है। मैं कहा है। कहते भाई तू तो गया, भाई तू तो गया, तेरे को तो गवर्नमेंट बड़ा मारेगी। मैं कहा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? कह रहे भाई तेरे 15 लाख की इनकम है, और इनकम टैक्स में लिखा हुआ है जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। मैंने कहा भाई साहब, मैं कहा यार इनकम तो 15 लाख है, अब मैं क्या करूं? उसने कहा देख कैसे भी करके ना, कैसे भी करके ये ऊपर वाले 5 लाख जो है ना किसी को ट्रांसफर कर दे। मैं कहा यार कैसे कैसे बेकार की बात कर रहा है, भाई मेरा पैसा है, मैं किसी को ट्रांसफर क्यों करूं? कहता भाई किसी को मतलब ये नहीं किसी को भी कर दे, तेरे घर में वाइफ होगी, तेरे बच्चे होंगे, मम्मी होंगी, पापा होंगी, किसी को भी ट्रांसफर कर दे। और अगर तू इनको इनकम ट्रांसफर कर देगा तो भैया इनकम टैक्स में हर आदमी को या हर औरत को, मैन और वुमेन दोनों को एक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। तो कहते एक बात बता विवेक, तेरी वाइफ क्या करती है? मैं कहा यार वो तो हाउस वाइफ है, तो उनकी तो कोई इनकम है नहीं, तो उनकी तो पूरी 2.5 लाख रुपए की, आपको बताऊंगा 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट होती है, वो 2.5 लाख की इनकम तो वेस्ट जा रही है उनकी। तो मैंने, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि भाई फिर कर क्या रहा है, कि ऐसा करना जो किराया आ रहा है, जो किराया आ रहा है किराएदार को बोल दे कि वो किराया तुझे ना दे, तेरी वाइफ को दे दे, और जो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम आ रही है ट्रांसफर कर दे वाइफ को। अब उसकी इनकम बन जाएगी 5 लाख, तेरी इनकम बन जाएगी 10 लाख, यहां पे तेरा टैक्स बच जाएगा। मैं कहा भाई बात तो सही है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी इनकम दूसरे पर्सन को डाइवर्ट करेगा तो उस केस में क्या हो रहा है, टैक्स की सेविंग हो रही है। बट गवर्नमेंट ने कुछ हद तक सारी सेविंग बंद कर दी है। एक गवर्नमेंट चैप्टर लेके आ चुकी है, क्लबिंग ऑफ इनकम। आपको बताऊंगा क्लबिंग ऑफ इनकम में होता क्या है। ये चैप्टर ये बात बोलेगा कि अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ को, बच्चों को, सन्स वाइफ को इनकम ट्रांसफर करेगा तो वो इनकम दोबारा से उसी में जुड़ जाएगी, उनकी इनकम ऐड नहीं होगी। अब बताओ अगर मैं आज 15 में से 5 लाख ट्रांसफर भी करता हूं तो ये 5 लाख मुझ में ही जुड़ेंगे, मेरी वाइफ में नहीं जुड़ेंगे। तो सर बहुत सारे लोग, बच्चा कहता है सर तो क्या अब हम प्लानिंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बताऊंगा। जब मैं क्लबिंग के चैप्टर पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पे लोन ही बना हुआ, मतलब अगर यहां ट्रांसफर कर दोगे तो प्लानिंग आज भी पॉसिबल है, आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्लानिंग होती है। बट अभी के लिए इतना समझो कि जो लोग अपनी इनकम डाइवर्ट करते थे, उस इनकम को, उस डाइवर्जन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, चैप्टर फ्रेम कर दिया क्लबिंग ऑफ इनकम। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लब का मतलब क्या है, जोड़ना, किसी दूसरे की इनकम को मेरी इनकम में जोड़ना, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि आज प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी पर्सन अपनी इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो वहां पे क्लबिंग का लो लग जाएगा, दोबारा से वो इनकम आपकी इनकम में जुड़ जाएगी। और वो किस तरह से जुड़ेगी, किस तरह से टैक्सेबिलिटी होगी, वो सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद फिर एक चैप्टर नंबर 6 पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 की हेडिंग देखो जी क्या है। चैप्टर नंबर 6 है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसका मतलब क्या है, एक बात मैंने सोच के बताना जी, एक बात मैंने सोच के बताना। एक बच्चा ये बात कहता है सर मेरे पापा के ना, मेरे पापा के 2 बिजनेस हैं, एक तो बिजनेस 1 है और एक बिजनेस 2 है। मैं कहा ठीक है। कहता बिजनेस 1 से तो उनको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बट बिजनेस 2 से ना उनको लॉस आ रहा है, और उनका लॉस है 2 लाख रुपए का, मतलब उनका बिजनेस चल नहीं रहा और जो खर्चे हैं वो और देने पड़ रहे हैं। तो सर इससे लॉस आ रहा है, इससे इनकम आ रही है। मैं कहा बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पापा मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें टैक्स पे करना है तो वो 5 लाख पर करें, या इस लॉस को इस इनकम से खत्म करने के बाद जो 3 लाख रुपए की नेट इनकम आएगी उस पर टैक्स पे करें। मैं कहा पापा को बोल देना कि हम क्लास में एक चैप्टर करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। इट मींस आज अगर आपके फादर के बिजनेस से लॉस हैं, कैपिटल गेन के लॉस हैं, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं, तो उस लॉस को किस इनकम से खत्म किया जा सकता है, वो चैप्टर हमारे सिलेबस में है। तो सर टेंशन मत लो, अगर आपके फादर, मैंने कहा ना जिस दिन इनकम टैक्स खत्म होगा उस दिन अपने फादर को बैठ के कंसल्ट कर देना, पापा को नहीं, कोई भी रिलेटिव को भी कंसल्ट कर देना कि आप ऐसा काम कर लो। सर बहुत सारी बातें सीखने को हैं,
या आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई वाकई हम सीखेंगे, आपके सामने है सर। अभी तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक अलग ही दुनिया और होगी। अभी तो सिर्फ माइंड में बेस क्लियर कर रहा हूं कि देखो इनकम टैक्स में ये सारी बातें आपको सीखनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज मैंने क्या कहा था कि आज हमें कुछ नहीं करना, इनकम टैक्स में जितने चैप्टर होंगे उन चैप्टर का मतलब क्या होगा आज हमें बस वो समझना है। और कल की क्लास में हमें क्या समझना है कि जो हमें जीएसटी स्टार्ट करना है सबसे पहले, उस जीएसटी में जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें क्या सीखने को मिलेगा। तो बच्चा कह रहा है बट सर अभी तो फिर हमने इनकम टैक्स तो सिर्फ सुना है ना, इनकम टैक्स तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, तो हमें कैसे समझ में आएगा? मैंने कब कहा समझ में आएगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि कम से कम कुछ तो माइंड में जा रहा होगा ना। चैप्टर हमने कोई स्टार्ट नहीं किया सर, घबराओ मत। हमने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 6 में। पहले 5 लेक्चर कोई टॉपिक नहीं, सिर्फ बेस क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हमें इनकम टैक्स के टॉपिक देखने हैं, कल हमें जीएसटी के देखने हैं, फिर हम बातें करेंगे फाइनेंस बिल की, फाइनेंस एक्ट की, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, ये टैक्स बनता कैसे है, बनाने वाला कौन होता है, पावर कहां से मिलती है। ये सारी बातें हम क्लास नंबर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करेंगे। और देन फिर फाइनली क्लास नंबर 6 से जीएसटी के टॉपिक नंबर 1 पे आएंगे। ठीक है, तो घबराना मत, ये सारी बातें हमें सीखनी है। सिर्फ मैं आपके माइंड में डालना चाह रहा हूं कि अगर दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आए तो घबराना मत, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। तो अगर आज आपके पापा पूछ ले कि बेटे टैक्स में क्या पढ़ा, तो बोल देना कि पापा सारा टैक्स खत्म हो गया, आज सारा टैक्स ही खत्म करवा दिया। सर ने ये भी बता दिया टैक्स कैसे निकालेंगे, सर ने ये भी बता दिया रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फिर क्लबिंग ऑफ इनकम कि अगर इनकम डाइवर्ट करोगे तो वो तुम्हारे में इनकम जुड़ जाएगी। और फिर सर ने कहा कि अगर लॉस होते हैं उस लॉस को दूसरी इनकम से खत्म कर सकते हो, कैसे खत्म करोगे उसका भी एक टॉपिक हमारे सिलेबस में आएगा। ठीक है, आ रहा है मजा? बच्चा कह रहा है बहुत मजा आ रहा है सर, वेरी गुड, आना भी चाहिए। चलो जी, उसके बाद अब आ जाओ जी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारा है, देखो हेडिंग क्या लिखी है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। ये क्या होती है? अगर आपके फादर साहब साथ में बैठे हैं, अगर पापा मम्मी साथ में बैठे हैं, उनसे पूछना, शायद आपने कभी सुना होगा लोग अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। सर सुना क्यों होगा, ये तो हमारे घर में पापा का है इंश्योरेंस। अच्छा, आपने भी सुना होगा हेल्थ का इंश्योरेंस होता है। अब लाइफ का इंश्योरेंस है, हेल्थ का इंश्योरेंस है, आपको पता है क्यों करवाते हैं? बच्चा कह रहा है लाइफ सिक्योर हो जाती है। सर वो तो है, टैक्स की सेविंग भी होती है। कभी पापा से पूछना, अगर आपके पापा का एलआईसी है, जिसको हम बोलते हैं एलआईसी, अगर आपके फादर ने एलआईसी कराई है या हेल्थ का इंश्योरेंस है, आपको पता होगा शायद वो प्रीमियम पे करते होंगे। तो वो प्रीमियम पे क्यों करते हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मेरी इनकम, इस एग्जांपल में मेरी इनकम कितनी थी? 15 लाख रुपए की थी। अब जब मेरी इनकम 15 लाख रुपए की थी, मान लो ये इनकम मेरी 15 लाख रुपए की है और मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं। मैंने गवर्नमेंट से बोला गवर्नमेंट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा हाँ। मैंने कहा गवर्नमेंट मेरी इनकम ना 15 लाख रुपए की है, तो इस इनकम पे टैक्स ले लो। गवर्नमेंट ने कहा एक बात बता, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी और गवर्नमेंट की डिस्कशन। मैंने गवर्नमेंट से क्या बोला, गवर्नमेंट 15 लाख रुपए की इनकम है उस पर टैक्स ले लो। गवर्नमेंट मुझे कह रही है एक बात मुझे बता कि तेरे घर में कमाने वाले कितने हैं। मैं कहा उससे तुम्हें क्या लेना, भाई मेरी इनकम 15 लाख रुपए की है, मैं 15 लाख पे टैक्स पे कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने कहा सुन तो सही, ये बता तुम्हारे घर में कमाने वाले कितने हैं। मैं कहा इकलौता मैं हूं। कहते अगर मान लो तू ना कमाए तो घर में पैसा कहां से आएगा। मैं कहा ऐसे मत बोलो, सोच के भी टेंशन होती है। मैं कहा और कोई कमाने वाला नहीं है, और अगर मान लो ये यार तुम मेरे को टेंशन मत दो, हाँ कमाने वाला मैं ही हूं, बट तुम कहना क्या चाहते हो। कह एक बात बता, तू एक दिन घर से निकला और तेरा एक्सीडेंट हो गया और तू नहीं रहा, तेरे घर को पैसे कौन देगा। मैं कहा ऐसा है गवर्नमेंट, भैया टैक्स लेना ले लो, ये मैं जा रहा हूँ और मेरे को दिमाग में टेंशन मत डालो कि एक दिन तुम घर वापस नहीं आए। भैया ये क्या मतलब है, मैं क्यों वापस आऊंगा। गवर्नमेंट ने कहा भाई लाइफ तो अनसर्टेन है, क्या तू लिखवा के लाया कि तू इतने साल जिंदा रहेगा। मैंने कहा नहीं। कह रहे अगर एक दिन मान ले तू, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर एक दिन वापस नहीं आया तेरी फैमिली को कौन संभालेगा। मैं टेंशन में, मैंने कहा बात तो सही है, मैं अगर वापस नहीं आया तो मेरी फैमिली को तो बहुत दिक्कत आ रहेगी, मैं तो दिक्कत बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। मैं कहा गवर्नमेंट अब मैं क्या करूं।
तो गवर्नमेंट ने कहा तभी तेरे से पूछ रहे हैं और तू डर रहा है। मैं कहा गवर्नमेंट, मैं समझ गया आपकी बात, मैं फैमिली में इकलौता कमाने वाला हूं, तो बताओ मैं क्या करूं। गवर्नमेंट ने कहा देख, तेरे हाथ में 15 लाख रुपए है ना, हम तेरे 15 लाख पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। मैंने कहा बट इनकम तो 15 लाख रुपए। कह रहे सुन तो ले, कि इस 15 लाख में से जो पैसे की तू LIC करवा लेगा, जितना उसका तो प्रीमियम पे करेगा ना, उसकी हम दे देंगे डिडक्शन, उस पर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा। तभी वो मेरे साथ वाले मोहन जी कह रहे थे कि मैंने LIC करवाई है, उसकी मैं डिडक्शन ले लेता हूं, तो मुझे समझ ही नहीं आई थी। तो मैंने कहा ये सीन है क्या। गवर्नमेंट कहती हाँ। और कमाल की बात देख, हमारी हमारी दरिया दिली देख, कि तू LIC करा रहा है, तेरे मरने के बाद पैसा तेरी फैमिली को मिलेगा, सारा बेनिफिट तुझे होगा, फिर भी हम तुझे डिडक्शन दे रहे हैं। क्यों? ताकि तेरी फैमिली सिक्योर हो जाए। मैं कहा वाह भाई, कमाल कर दिया वैसे आपने। सही बात है, आज लोग जो LIC कराते हैं ना, उसका रीजन फैमिली सिक्योर करना तो होता भी है, उनकी टैक्स की सेविंग भी होती है। पूछ लेना, पापा से पूछ लेना। चलो जी, मान लो मैंने 1 लाख रुपए का ना, वैसे कागज फाड़ते नहीं है, आपने सुना होगा, बट भगवान जी सॉरी, मैं समझाने के लिए कागज फाड़ रहा हूँ बच्चों को, मैं कान पकड़ के सॉरी मांगता हूँ। बट बच्चों को कुछ, हाँ, जो भी पाप करना मेरे मेरे उस पे करना। ये मान लो, ध्यान सुनना, ये 15 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल कर मैंने करवा ली LIC। अब इनकम कितनी रह गई? 14 लाख रुपए की रह गई। ये 14 लाख रुपए की रह गई। अब मैं 14 लाख रुपए लेके अब गवर्नमेंट के पास जा रहा हूँ दोबारा से। मैंने फिर गवर्नमेंट से बोला, मैंने कहा गवर्नमेंट 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 ने कहा हाँ क्या हुआ। मैं कहा गवर्नमेंट ये लो 14 लाख रुपए ले लो, अब इस पे जो टैक्स बनता है मुझसे ले लो। गवर्नमेंट ने कहा एक बात मुझे और बता। मैं क्या आपका बताऊं, अब तो मैंने LIC भी करा लिया, अब मैं क्या बताऊं। गवर्नमेंट ने कहा सुन तो सही, क्या तेरी हेल्थ का इंश्योरेंस है? भाई क्या तेरी हेल्थ का इंश्योरेंस है? मैं कहा मैं क्यों कराऊंगा। मैं कहा साहब मेरी एज ही कितनी है अभी, 28-29 साल की एज है, मुझे कौन सी बीमारी जकड़ रही है। गवर्नमेंट ने कहा भैया बीमारी तुझे बोल के आएगी क्या? विवेक मैं आ रही ही हूं, तू सही हो जा या तू अपना इंश्योरेंस करवा ले। भैया इतनी तरह की बीमारियां चल गई हैं, और अगर मान लो कल तेरे को बीमारी हो गई, कोई भी दिक्कत आ गई, उसका इलाज अगर होगा, कितना पैसा खर्च होगा तुझे पता है? जो तेरी सारी सेविंग है ना, सारी सेविंग उड़ जाएगी। एक बच्चे ने बोला सर गवर्नमेंट बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा होता है कि सेविंग की सेविंग गायब हो जाती है सर, गवर्नमेंट बिल्कुल सही कह रही है। मैं कहा गवर्नमेंट अब फिर बता मैं क्या करूं। कह रहे जा अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवा के आ, जा अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवा के आ, ताकि अगर तू कल हॉस्पिटलाइज हो तो पैसा वो कंपनी पे करे और तुझे डिडक्शन भी मिल जाएगी। मतलब इसमें से जो तू प्रीमियम पे करेगा तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, इसको बोलते हैं डिडक्शंस। सर ये जो एक चैप्टर हम करेंगे इनकम टैक्स में डिडक्शंस का, इसमें सारी बातें ना हम यही सीखेंगे कि कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करने से डिडक्शंस मुझे मिलती है, उस इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं होता, वो कौन सी जगह है, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 7 में आती है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें आपको सीखनी है। बच्चा एक्साइटेड हो रहा है, बच्चा कह रहा है भंगड़ा पाले, आजा आजा, मजा आएगा, आजा आजा। इधर देखो ध्यान से, लाने को मजा तो बहुत आएगा, हाई फाई करो, बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो यार। ठीक है, एक अलग दुनिया यार, जबरदस्त। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा क्या क्या है। ठीक है, तो डिडक्शंस, अब वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपकी आएंगी। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं पूरी फैमिली, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, 7 के 7 टॉपिक बताएं, क्या सीखने को मिलेगा इनकम टैक्स में। कौन बताएगा? कोई सिंगल बच्चा हाथ खड़ा कर दे जो मुझे बताना चाहता हूं। कोई बच्चा नहीं है? ऐसे तो मत करो यार। हाँ एक बच्चा तो है, क्या नाम है? सूरज। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। वही वाला सूरज क्या? बच्चा कह रहे नहीं 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 सर, नाम सूरज है। चलो सूरज मुझे बताएगा। सूरज आप बताओ, जो अभी तक हमने 7 टॉपिक किए उसमें कौन कौन सी बातें सीखने को मिली। सर सबसे पहला हमें यह सीखने को मिलेगा कि हमें टैक्स कैसे निकालना है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HF हो, कंपनी हो, फर्म हो। फिर कोई सरचार्ज और सेस होते हैं, वो भी कब लगाना होता है वो सीखने को मिलेगा। और दूसरा सब मेन बात, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट एक होता है, वो सीखने को मिलेगा। तो मेन जो क्रक्स है ना, कि हमें टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालनी होगी, वो चैप्टर 1 हमें बता देगा। सर फिर चैप्टर 2 हमें ये बताएगा कि कब हम रेजिडेंट बनेंगे, कब नॉन रेजिडेंट बनेंगे।
इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, फॉरेन ओरिजिन, ये सारी बातें चैप्टर 2 हमें सिखातेगा सर। फिर सर चैप्टर 3, ये पता है हमें क्या सिखाएगा, कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में कई इनकम एग्जम्प्ट होती हैं, एग्जम्प्टेड इनकम जो होती हैं सर वो चैप्टर 3 में लिखा होता है। उसके बाद सर चैप्टर 4, कहने को सर चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 में 5 चैप्टर है कि या तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, या हाउस प्रॉपर्टी, या पीजीबीपी, या कैपिटल गेन, या अदर सोर्स। अब सर ये सारी बातें आप हमें आगे जाके बताओगे। थोड़ा सा आपने ओवरव्यू दे दिया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला सैलरी में जाता है, रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम पीजीपी के अंदर जाती है, अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं उससे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन होता है, और जो बाकी बची कुछ इनकम होती है, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, लॉटरी की इनकम हो गया, वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्स के अंदर जाती है। सर फिर आपने चैप्टर नंबर 5 हमें बताया कि अगर हम इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो लोग करते थे, अब डाइवर्जन पॉसिबल नहीं है, जो हम डाइवर्ट करेंगे वो दोबारा से हमारी इनकम में जुड़ जाएगा, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। फिर चैप्टर नंबर 6 में आपने बताया कि अगर हमें कहीं से लॉस हो रहा है, उस लॉस को दूसरी इनकम से भी खत्म कर सकते हो, कैसे खत्म करेंगे वो आप बताओगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। फिर चैप्टर नंबर 7 है एलआईसी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो अगर आप यहां पैसा कंट्रीब्यूट करते हो आपको मिल जाती है डिडक्शन। चैप्टर नंबर 7 आपका ये है। तो अभी तक सर हमने ये बातें की हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का समझ में आ चुका है। फिर आगे बढ़े, आओ जी। अब 3 चैप्टर आपके और हैं, देन फिर आज की क्लास भी हमारी खत्म हो जाएगी, और ये भी समझ में आ जाएगा कि जो हमारा इनकम टैक्स का 60 नंबर का सिलेबस जो हमें करना है उसमें कौन कौन से टॉपिक है और उसमें क्या सीखने को मिलेगा। इधर सुना ध्यान से। अब चैप्टर नंबर 8 हमारा है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब क्या? अच्छा, अभी तक हमने जो किया ना, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया कि टैक्स कैसे निकालते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वो सारी बातें हमने पढ़ ली। अब चैप्टर नंबर 8 ये बात कहता है कि भैया जो भी चैप्टर अभी तक आपने किए, जो भी टॉपिक अभी तक आपने किए, उन टॉपिक को यूज करके एक पर्सन की टोटल इनकम कैसे निकाली जाती है। एक बच्चा मेरे पास सामने आके खड़ा हो गया, कहता हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इतनी, बिजनेस की इनकम इतनी, कैपिटल गेन की इनकम इतनी, अदर सोर्स की इनकम इतनी, डिडक्शन इतनी, क्लबिंग इतनी, सेट ऑफ लॉस इतना, अब मुझे बताओ कितनी इनकम पे टैक्स पे करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब एक पर्सन ने अपनी अलग अलग इनकम तो बता दी, अब उस इनकम को कंबाइन करके टोटल इनकम कैसे निकालनी है और फिर टैक्स कैसे आएगा, वो चैप्टर नंबर 8 आपको सिखाएगा। मतलब चैप्टर नंबर 8 कोई अलग से चैप्टर नहीं है, चैप्टर नंबर 7 का कॉम्बिनेशन है। मतलब जो हमने ऊपर चैप्टर किए उन सबको कंबाइन करके आप टोटल इनकम कैसे निकालोगे और उस पर टैक्स कैसे निकालोगे, वो चैप्टर नंबर 8 आपको सिखाएगा। तो देखो उसमें लिखा भी है चैप्टर नंबर 8 कोई अलग से चैप्टर नहीं है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कि आपको इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है और उस पर टैक्स कैसे निकालना है, चैप्टर नंबर 8 आपको बताएगा। ठीक है जी। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 9 पे आओ। चैप्टर नंबर 9 है एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड इंट्रोडक्शन टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसका मतलब क्या है? अच्छा, आप में से किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना है टीडीएस? झूठ मत बोलना, नहीं सुना तो नहीं सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, टेंशन नहीं है। किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना है टीडीएस? कई बच्चों ने सुना है। अच्छा, किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना है एडवांस टैक्स? ये नाम सुना हुआ है एडवांस टैक्स? ये किसी ने नहीं सुना। चलो, मतलब टीडीएस तो कुछ बच्चों ने सुना होगा। अच्छा, ये पता आपने कहां सुना होगा? आपने सुना होगा कि अगर पापा को सैलरी मिलती है या किसी को सैलरी मिलती है तो कंपनी वाले कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं, उसको बोलते हैं टीडीएस। इट मींस अब टीडीएस जो है वो किन किन पेमेंट पर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता क्या समझते हैं कि टीडीएस सिर्फ सैलरी पर है। मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा तब कुछ टैक्स काट के जमा करा देगा, उसके अलावा टीडीएस कहीं है ही नहीं। आपको दिखाऊंगा सर, बहुत सारी पेमेंट है जहां पे टीडीएस का लो लगता है। और ये एडवांस टैक्स क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, एडवांस का मतलब पहले। मतलब कुछ लोगों को नॉर्मल टाइम से पहले टैक्स देना होता है। अब कमाल की बात यह है कि आपने कभी ये नाम नहीं सुना, न्यूज में कई बार आता है, न्यूज में कई, इवन मेट्रो के अंदर बोर्ड लगे होते हैं यार, कि कपिल शर्मा ने इतने करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स दिया, सलमान खान ने इतने करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स दिया। अब ये एडवांस टैक्स होता क्या है
किन लोगों को पहले पे करना होता है, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे आएंगी। तो कभी अगर आपने टर्म सुनी एडवांस टैक्स, टीडीएस या टीसीएस, ये जो सारी बातें होंगी चैप्टर नंबर 9 में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 तो हमारा वही है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कि जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, कब फाइल करते हैं, किस फॉर्म में फाइल करते हैं, आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा जी। ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स में ये आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा यहाँ पे नेट ओपन करके कि कैसे रिटर्न फाइल की जाती है। अगर सैलरी की इनकम है तो कैसे फाइल की जाती है, बिजनेस की है तो कैसे, तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे रिटर्न फाइल करके आपको दिखाऊंगा कि देखो इस तरह से रिटर्न फाइल करते हैं। तो कौन कौन लोग रिटर्न फाइल करते हैं, ड्यू डेट क्या होती है, किसको रिटर्न फाइल करनी नहीं होती है। तो आज तक जो भी आपने बातें सुनी है ना रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 10 में आती है। ठीक है। तो इनकम टैक्स में, अच्छा मेरे ख्याल से 10 टॉपिक हैं, मेरे को लगा 11 है। इनकम टैक्स में 10 टॉपिक हमें करने हैं और ये 10 टॉपिक आपके 60 नंबर के, ये बात ध्यान देना। और सबसे मेजर टॉपिक कौन सा है, वो हमारा है टॉपिक नंबर 4, जिसमें आपके 5 चैप्टर कवर है। इसके बिना पूरा इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। मतलब पूरा इनकम टैक्स के सारे टॉपिक एक तरफ, टॉपिक नंबर 4 एक तरफ। ठीक है। तो फाइनली अब जाके आपको ये पता लगा है कि इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। और भी कई सारी बातें हैं सर, और भी कई सारी बातें हैं, वो सारी बातें हम इनकम टैक्स में देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, अब सुना ध्यान से। अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में जो हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमारे 40 नंबर का है, उसमें जो ये हमारे टॉपिक है ना, ये देखो ये हमारे टोटल मिला के 9 टॉपिक हैं। तो आपका पूरा का पूरा जीएसटी का जो है वो बेस जो है वो मैं कल ही क्लियर कर दूंगा, कि जो आपने आज तक कभी जीएसटी सुना है, आज तक जो भी आपने जीएसटी सुना, उस जीएसटी में कौन कौन से प्रोविजन हैं वो कल की क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, कल भी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, 5 लेक्चर तक हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक समझेंगे। फिर जब मैं छठे पे आऊंगा ना, आप उस दिन मुझे खुद बोलोगे सर जो 5 लेक्चर आपने लगाए हैं तभी हमें छठा इतना मजा आ रहा है, बट 5 लेक्चर लगाने बहुत जरूरी है वो। ठीक है नी। अच्छा, जो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर बैच कैसे आएगा, मैं दोबारा बोल दूं, गूगल ड्राइव होगी, लेटेस्ट बैच होगा, फेस टू फेस क्लास नहीं होगी। लाइव, लाइव का मतलब क्या होगा, सुबह मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा, शाम तक या अगले दिन तक आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है तो आपको मैंने बता दिया था कि 2 नंबर मैंने आपको दिए थे, उन 2 नंबर्स पे, ये जो नंबर हैं इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। यहाँ के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हो, पेमेंट आपको बता दी जाएगी पेमेंट कैसे करनी है। क्लासेस 16 तारीख से आपकी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। बाकी कुछ बच्चों को मेरा तरीका पता ही है पढ़ाने का, तो उन्हें कोई डेमो की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कई बच्चे ऑलरेडी बुकिंग करा चुके हैं, वो कहते हैं सर डेमो डेमो नहीं चाहिए, हमें पता है आपके बारे में। बट कुछ बच्चों को लगता है ना कि क्लास पुरानी ना हो, सीएस की ना हो, वो टेंशन मत लें सर। अगर एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो दे दी, जिस दिन मेरा बैच खत्म होगा ना, आप उस दिन कहना कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा हो, या आपको टैक्स में टेंशन नहीं होगी, इतनी मेरी गारंटी है। टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ टैक्स से। तो ठीक है जी, चलो। अच्छा, क्लासेस वैसे हमारी जो होंगी ना 2.5 से 3 घंटे की होंगी, बट मैंने क्या कहा, जो पहली 3 क्लास हैं वो मैं इसलिए यहाँ पे छोटी रख रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है और हमें बेसिक बातें करनी है अभी, तो इसलिए 1.5-2 घंटे क्लास होंगी। मे बी 1.25 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, वो डिपेंड करता है कितने टाइम में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। बट वैसे जो 16 तारीख से क्लास आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे तक जाएगी। नोटिंग पूरी होगी। ये नोट्स मैंने आज बनवाए नहीं है कुछ भी, ये नोट्स मुझे सारे बनवाने हैं। वो नोटिंग हम कब से स्टार्ट करेंगे, जब हमारा बैच स्टार्ट होगा। ठीक है। प्रॉपर नोटिंग करेंगे, नोट्स आपके पास होंगे, हार्ड कॉपी की बुक आपके पास आएगी, जो हार्ड कॉपी की बुक लेंगे, बाकी जो ई बुक लेंगे उनके पास ई बुक आएगी। ठीक है जी। बाकी कोई भी इंक्वायरीज हो आप इस नंबर पे कर सकते हो। बाकी मुलाकात करेंगे कल शाम को फिर 7 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है। और जो मे 21 वाले बच्चे हैं वो भी टेंशन मत ले सर, उनकी रिवीजन क्लासेस जो हैं मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा। बच्चा कह रहा है तो आप अब सीए वाले बच्चों के ऊपर भी ऐसे मेहनत करोगे? सर बिल्कुल, चाहे मेरे डबल एफर्ट्स लग जाएं, चाहे मेरे 24 में से 16 घंटे इसके ऊपर लग जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बच्चे बोलते थे ना कि सीएस फैमिली को प्यार करते हो, सर टेंशन मत लो, आपको भी उतना ही प्यार करूंगा, उससे ज्यादा भी करूंगा, टेंशन मत लो सर, प्यार खुला प्यार है। ठीक है। तो मेहनत करो बस, आप मेहनत करो, बाकी टेंशन आप छोड़ दो। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी है। ठीक है। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जी। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और कोई भी अगर आपको डाउट होगा किसी भी तरह का, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है जी।
बाकी 16 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, बट 3 क्लास आपने एक बार यूट्यूब पे जरूर देखनी है, चाहे आप बैच लो या ना लो, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, बात खत्म।